Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. So this is part 2 of our deep learning transfer learning project. So first let me show you the output of this entire app, then we'll discuss this project. Okay, so मैंने आपको बताया था previous video में, if you have accessed this deep learning project playlist, तो यहाँ पे बहुत सारे project मैंने already implement किए हैं. बट दिस वीडियो प्रोजेक्ट नंबर 7 जिसमें हमने ट्रांसफ़र लर्निंग के बारे में डिस्कशन की थी कि व्हाट इज़ ट्रांसफ़र लर्निंग फॉर कंप्यूटर विजन, हाउ मेनी टाइप्स वी हैव, व्हाट इज़ अ प्री ट्रेन मॉडल, और मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह डॉग ब्रीड डेटा सेट डाउनलोड कर सकते हो कोलैब नोटबुक में, जो कि मैं आज भी आप लोगों को बताऊँगा. उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट है मैं इसका आउटपुट आपको दिखाना चाहूँगा. सो दिस प्रोजेक्ट हैज़ 2 पार्ट्स. फर्स्ट वी विल train the pre-train model. We will train the pre-train model, the transfer learning actually for this model in Colab notebook. उस ट्रेन मॉडल को हम सेव करके यहाँ पे पाइचाम में इसके लिए हम एंड टू एंड फ्लास्क ऐप बनाएंगे, जो एक इंटरफेस HTML और बूटस्ट्रैप के थ्रू हम बनाएंगे और बैकएंड में हम इसका ये कोड इम्प्लीमेंट करेंगे. सो लेट मी शो यू द आउटपुट. सो अगर आप चूज़ वाले फाइल पे क्लिक करो, बट बिफोर दैट यू नीड टू ओपन दिस XAMPP, ये भी मैं आपको बताऊंगा. सो दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट, यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. यू कैन आल्सो ऐड हियर अ साइन अप बटन लाइक ऐड, कोई ऑनर यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो. ठीक है, ये भी हम देखेंगे. वंस यू क्लिक ऑन दिस चूज फाइल, लेट मी गो टू माई फोल्डर वेयर आई हैव इमेजेस डॉग. यहाँ पे मेरे पास कुछ इमेजेस हैं. लेट्स से दिस इमेज, ओके, एंड क्लिक ऑन द प्रेडिक्ट बटन. सो ये थोड़ा सा टाइम लेके ओके मुझे इसको दोबारा रन कर, तो मैं दोबारा इसको सेलेक्ट करता हूँ. लेट्स से दिस इमेज और प्रेडिक्ट बटन पे क्लिक करके इसके रिजल्ट को देखते हैं. सो आवर प्री ट्रेन मॉडल इज सेइंग दैट अलर्ट मैसेज हैज़ बीन सेंट टू द डॉग ब्रीड कीपर. ये मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे ईमेल में, बट यहाँ पे देखो एक्चुअल लेबल है लेब्राडोर रिट्रीवर. ये एक ब्रीड है डॉग का, और हमारे मॉडल ने भी एग्जैक्टली वही बताया है और इसका प्रोबेबिलिटी स्कोर भी बताया है, जो कि बहुत ही बढ़िया है. ठीक है, सो ये ऐप इस तरह काम करता है. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या हमने ये जो डॉग ओनर है उसको अलर्ट मैसेज भेजा है कि हमारे AI मॉडल ने ये चीज़ प्रेडिक्ट किया है. तो मेरे जीमेल को ओपन होने दो, फिर मैं आपको बताता हूँ. आप लोगों ने वही सेम कोलैब नोटबुक ओपन करना है और हमारा डेटा यहाँ पे देखो डॉग ब्रीड्स 8 क्लासेस थे, मैंने प्रीवियस वीडियो में डिटेल के साथ बताया है. उसके लिए सिंपली आपको कुछ करना नहीं है, आपको जस्ट ये सेल रन करना है. ठीक है, दिस सेल, ये सेल रन करने के बाद आप डायरेक्टली कैगल से इस अकाउंट से डॉग ब्रीड डेटा सेट को डायरेक्टली अपने कोलैब नोटबुक में आप आसानी के साथ डाउनलोड एंड अनजिप कर पाओगे. एडिट पे जाए, एडिट के अंदर नोटबुक सेटिंग में जाए और यहाँ पे आप GPU सेलेक्ट करें. अगर आप CPU से भी काम ले तो चल जाएगा, बिकॉज वी आर यूजिंग अ प्री ट्रेन मॉडल, जस्ट वी हैव टू डू सम चेंजेस. ओके, अच्छा, अभी आप पे मैं कोलैब नोटबुक पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इस तरह का कोड हम बहुत सारे प्रोजेक्ट में कर चुके हैं विद इन दिस प्लेलिस्ट इफ़ यू हैव एक्सेस. बट हाँ, डेफिनेटली मैं आपको जो मेन पार्ट है वो दिखाऊंगा, एंड वी विल मोस्टली फोकस ऑन द पाइचाम कोड बिकॉज ये इंपॉर्टेंट कोड है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट. सो ये यहाँ पे हमने मैसेज भी भेजा है उसके ईमेल पे, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह फ्लास्क के अंदर ईमेल मैसेजेस सेंड कर सकते हो. सो डियर डॉग ब्रीड कीपर, यहाँ पे इसका वो है टाइटल आप कह सकते हो. देन वी हैव आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, फिर कुछ इसने लिखा है मॉडल ने, और यहाँ पे देखो इसने बताया है कि जो डिटेक्टेड इशू है वो ये है. इशू आप नहीं कह सकते, बट आप कह सकते हैं ब्रीड, तो हम यहाँ पे ब्रीड ऐड करेंगे और उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बताया है. सो एक्चुअली यहाँ पे हम जस्ट एक एनालिसिस रिपोर्ट दिखा रहे हैं इसके ऑनर को रियल टाइम में. ठीक है, सो मैं जाता हूँ कोलैब नोटबुक में. अब यहाँ पे सबसे पहले आपने इंपोर्ट करना है OS रैंडम. ये ऑप्शनली इसको आप इग्नोर कर सकते हो. वैसे भी ये कोड मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, आपने जस्ट कोड को समझना है, लाइन बाय लाइन करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. टेंसरफ्लो को डेफिनेटली आपने डाउन यहाँ पे इंपोर्ट करनी है. मैटप्लॉटलिब इमेजेस को डिस्प्ले करने के लिए, नमपाई एरे के साथ डील करने के लिए हमें नमपाई चाहिए. उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, TensorFlow.keras.preprocessing.image से आपने इंपोर्ट करना है इमेज डेटा जनरेटर. ये इमेज डेटा जनरेटर क्या होता है ये थोड़ी देर बाद में आपको बताऊंगा. उसके बाद आपने TensorFlow.keras के मॉडल्स के अंदर जाकर मॉडल को इंपोर्ट करना है, एंड TensorFlow keras के मॉडल से आपने सिक्वेंशियल को भी इंपोर्ट करना है.
और ये करने के बाद आपको scikit-learn के मैट्रिसेस से क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को भी इंपोर्ट करना है। और दिस 2 लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम एंड में देखेंगे और डिटेल के साथ डिस्कस भी करेंगे। आपने SGD यानी स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट बैक प्रोपोगेशन में वेट्स को अपडेट करने के लिए जो एल्गोरिदम है वो भी यहाँ पे इंपोर्ट करना है। एंड लर्निंग रेट शेड्यूलर जो रियल ट्रेनिंग के दौरान हमारे लर्निंग रेट को अपडेट करेगा, उसको शेड्यूल करेगा, उसके लिए लर्निंग रेट की शेड्यूलर एक क्लास होता है। मैं ये भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ओके, सो मैं ये सेल रन करता हूं और ये सेल रन करने के बाद अब आपके जो कुछ नेसेसरी पैकेजेस है वो इंपोर्ट हो गए। अब देना व्हाट इज डेटा ऑगमेंटेशन एंड व्हाई वी नीड डेटा ऑगमेंटेशन। सो समटाइम जब आप टेंसरफ्लो लाइब्रेरी के अंदर इमेजेस डेटा सेट के साथ डील करते हो तो वो आप उस डेटा को ऑगमेंट भी कर सकते हो। ऑगमेंट का मतलब है कि आर्टिफिशियली आप डेटा को जनरेट कर लेना। अगर आपके पास कम डेटा सेट है तो आप आर्टिफिशियली डेटा को जनरेट कर सकते हो, जिससे आपके मॉडल की स्कोर और परफॉर्मेंस में इजाफा होगा। सो डेटा ऑगमेंटेशन इज नथिंग बट इट इज यूज्ड टू आर्टिफिशियली जनरेट इमेजेस फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग इमेजेस। और इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने इमेज डेटा जनरेटर क्लास के अंदर रिस्केल बताना है। जनरेट करने से पहले आप क्या करते हो, उन इमेजेस को स्केल करते हो। 0 और 1 के बीच में आपने लानी होती है, क्योंकि इमेज इज नथिंग बट अ टेबुलर फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, और यू कैन से विड्थ एंड हाइट, और यू कैन से पिक्सल वैल्यूज। सो वो पिक्सल वैल्यू 0 से 255 के बीच में होते हैं, जो कि 0 रिप्रेजेंट करता है ब्लैक एंड 255 तक जाते आपकी इमेज की वैल्यू ब्राइट होती जाती है। सो हम क्या करते हैं, मॉडल की डोमिनेशन से बचने के लिए हम उसको 0 और 1 के बीच में ले आते हैं ताकि मॉडल इक्वल इंपॉर्टेंस दे हर वैल्यू को। उसके बाद विड्थ शिफ्ट रेंज मैंने 20% रखा है। वैलिडेशन स्प्लिट, अच्छा ये मैं 2 डेटा पे अप्लाई करूंगा, ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन। तो मैं चाहता हूँ कि 90% डेटा ट्रेनिंग सेट में जाए एंड 10% डेटा अपना वैलिडेशन स्प्लिट में जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे 10% दिया है। हाइट शिफ्ट रेंज 20%, शीर रेंज 20%, हॉरिजॉन्टल फ्लिप मैंने ट्रो रखा है, वर्टिकल फ्लिप एंड जूम रेंज 20%। अब ये जितने भी पैरामीटर्स है, दिस पैरामीटर आर यूज्ड टू जनरेट न्यू इमेजेस और क्रिएट न्यू डेटा और ऑगमेंट योर एग्जिस्टिंग डेटा, ताकि आपके पास डेटा बढ़ जाए। एंड डेफिनेटली वी नो दैट डीप लर्निंग मॉडल नीड लॉट डेटा। सो इसके बारे में आप फर्दर रिसर्च कर सकते हो। सो मैंने क्या किया, इसको एक डेटा जे नाम वेरिएबल में स्टोर किया, क्योंकि अब मैंने इसको आगे यूज करना है। अब मैं क्या करूंगा, 1 by 1 इस डेटा जनरेटर को यानी इस डेटा जेन को अप्लाई करूंगा अपने डेटा पे। तो मैंने क्या किया, डेटा जनरेटर के अंदर एक क्लास होता है फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी। इसके अंदर 4 चीजें पास की है, डेटा का लोकेशन, उसका टारगेट साइज हर इमेज का, उसके क्लास मोड एंड सबसेट। सो लेट्स डिस्कस 1 by 1। सो अगर मैं अपने डेटा के पास जाऊँ तो मेरे ये डॉग ब्रीड है, ठीक है, इसके अंदर 8 क्लासेस हैं। सो मैं इस डॉग ब्रीड्स का जो आउटर फोल्डर है इस पे के 3 डॉट पे क्लिक करके पाथ को कॉपी करता हूं और मैं सिंपली यहाँ पे आके इसको सेलेक्ट करके पेस्ट करता हूं। तो ये इसी तरह आपका पाथ अपने दे दिया, ठीक है, कि मैंने जो जनरेटर यहाँ पे बनाया है वो मैं इस डेटा पे अप्लाई करने वाला हूं, और ये इसके पैरामीटर ऑलरेडी ऊपर हमने डिफाइन किए हैं। और जो टारगेट साइज होगा वो 224 बाई 224 यानी 224 विड्थ एंड 224 हाइट फॉर ईच इमेज। क्लास मोड विल बी कैटेगोरिकल, क्योंकि डेफिनेटली हमारे पास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है और 8 क्लासेस है, सो कैटेगोरिकल ही होगा, ठीक है। और जस्ट लेट मी शो यू कपल सबसेट विल बी ट्रेनिंग। अब यहाँ पे सबसेट हम इसलिए बताते हैं क्योंकि ये चीज़ जो मैंने डिफाइन किए हैं ये ट्रेनिंग डेटा के लिए हैं, और यही सेम काम मैंने किया है अपने वैलिडेशन डेटा के लिए, लेकिन मैंने सबसेट को दिया है वैलिडेशन। अब ये इंटरनली डेटा जेन क्या करेगा, 90% डेटा देगा अपने ट्रेनिंग डेटा को, ठीक है, एंड 10% डेटा देगा वैलिडेशन डेटा को, क्योंकि ऊपर हमने डिफाइन किया था। सो मैं इसी को भी रन करता हूँ, और रन करने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप देखो टोटल हमारे पास जो डेटा है उसके इमेजेस लगभग 540 है, ठीक है, या इससे भी कम थे, बट इसने इतना जनरेट करने के बाद हमें बता दिया कि आपके 490 इमेजेस ट्रेनिंग डेटा में चले गए, जो कि 8 क्लासेस से बिलोंग करते हैं, और 51 इमेजेस बिलोंग करते हैं अपने वैलिडेशन डेटा के 8 क्लासेस से, ठीक है। अब ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बिफोर प्रोसीडिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। वी आर यूजिंग अ प्री ट्रेन मॉडल, एंड इन प्री ट्रेन मॉडल वी हैव 3 कैटेगरीज, जो कि प्रीवियस वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ मैं बता चुका हूँ। रेजनेट मॉडल, वीजीजी मॉडल्स एंड इंसेप्शन। सो गूगल वालों ने प्रोवाइड किया है इंसेप्शन के डिफरेंट टाइप, लाइक इंसेप्शन वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4 अप टू सो ऑन, ओके। सो ये कोड है, इस कोड को रटने की ज़रूरत नहीं है, ये मुझे भी नहीं आता, किसी को नहीं आता, ये आपको गूगल वाले की इंसेप्शन डॉक्यूमेंटेशन से मिल जाएगा। आपका काम इतना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट जो है ना ये आपने खुद इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, दिस पार्ट। बाकी ये कोड आपको बिल्ट इन मिल जाएगा। सो मैंने क्या किया है,
मैं जो प्री ट्रेन मॉडल पढ़ा है इंसेप्शन वर्जन 3 बहुत सारे डेटा पे गूगल वालों ने जो ट्रेन किया है उसको यहाँ पे डाउनलोड कर रहा हूँ, क्योंकि फिर उसको मैं फाइन ट्यून करूँगा। ठीक है, यही तो होता है ट्रांसफ़र लर्निंग। और मैंने क्या कहा कि मैं चाहता हूँ कि इसको मैं डाउनलोड करूँ कहाँ पे, अगर मैं सैम्पल डेटा पे जाऊँ सो यहाँ पे नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना गूगल क्लिप यहाँ पे इंपोर्ट करूँ, सॉरी अपना ड्राइव यहाँ पे इंपोर्ट करूँ। तो ड्राइव इंपोर्ट करने के लिए जैसे आप इस वाले बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे इसने एक सेल ऐड किया मेरे इस नोटबुक में। अब जस्ट इसको रन करें और रन करने के बाद आपका ड्राइव यहाँ पे लोड हो जाएगा। लेकिन चले लोड ही कर लेते हैं। सो ये मैंने इस सेल को रन किया। अब इस कोड को आपको अगेन रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कनेक्ट टू गूगल ड्राइव। सो आप ये यहाँ पे कर लेना, मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। सो यहाँ पे थोड़ा सा इशू चल रहा है ड्राइव लोड करने में, बट एक्चुअल में मैं आप लोगों को बताना चाहता था। जस्ट गिव मी ओके। सो ये कोड है, आपने यही एग्जैक्ट कोड यूज़ करना है। अब ये जो पार्ट है ये एक्चुअली आपका लोकेशन है। दिस कंटेंट इज़ योर लोकेशन एंड दिस इज़ द नेम ऑफ द फाइल दैट यू आर गोइंग टू डाउनलोड। ओके, अब अगर आप चाहो तो आप ये पाथ दे सकते हो। जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे सैम्पल डाटा यहाँ से अगर कॉपी कर दो, कॉपी पाथ, देन आई कैन यूज़ दिस लोकेशन एज वेल। बट मैं ड्राइव यूज़ करना चाहता था क्योंकि वहाँ से फिर आप लोगों के लिए आसानी होगी। ठीक है, सो मतलब अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे इस जगह को इसी तरह रिप्लेस कर दो। ठीक है, इस फाइल को एज इट इज़ रहने दो। सैम्पल डाटा के अंदर ये जा रहा है। ठीक है, ओके, ये ऑलरेडी आ चुका है। मैं इसको यहाँ से कंट्रोल टी करता हूँ। ठीक है, ओके। सो जब आप ये रन करोगे तो आपका ये जो प्री ट्रेन मॉडल है ये वहाँ पे इसी तरह डाउनलोड होके सेव हो जाएगा। ये करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसको लोड करना है। सो वी विल बी इनिशियलाइजिंग सम थिंग्स अबाउट दिस प्री ट्रेन मॉडल और सम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे जल्दी से करते हैं। अब देखना, इसके लिए आपको डेफिनेटली क्लास चाहिए। तो वो टेंसरफ्लो के केरास के एप्लीकेशन के अंदर इंसेप्शन वर्जन 3 क्लास से आपने इंपोर्ट करना है, इंसेप्शन वर्जन 3। उसके बाद वही सेम पाथ से मैं अपलोड करना चाहता हूँ ये डाउनलोडेड प्री ट्रेन मॉडल, और इस वेरिएबल में मैंने स्टोर किया। ठीक है, ओके। नाउ बिफोर implementing this model we need to set few things which is quite important। मैंने जो टेंसरफ्लो से इंपोर्ट किया है इंसेप्शन वर्जन 3, इसके अंदर इनपुट रखा है 224x224 विद 3 चैनल्स। ये वो सेम शेप है जो मैंने डेटा ऑगमेंटेशन के अंदर दिया है, और 3 चैनल मतलब RGB। ओके, और इंक्लूड टॉप विल बी फॉल्स एंड वेट्स विल बी नन। अब ये जो इंसेप्शन वर्जन 3 है यहाँ पे मैंने जस्ट ये चीज़ें डिफाइन की है। इसके अंदर अब मैं दूंगा अपना प्री ट्रेन मॉडल। ठीक है, और मैं चाहता क्या हूँ, इस चीज़ को समझने के लिए हम जाते हैं अपने प्रेजेंटेशन की तरफ, ताकि वहाँ पे इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ सकें। मैंने आप लोगों को बड़े डिटेल से CNN के बारे में बताया है कि CNN इज़ नथिंग बट एक्चुअली ANN। ओके, सो पहले डीप लर्निंग के अंदर आपके पास होता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जहाँ पे बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, और वहाँ पे आपके पास एक इनपुट लेयर होता है, और उसके बाद आपके पास बहुत सारे हिडन लेयर्स होते हैं, एंड फाइनली आपके पास आउटपुट लेयर होता है। इनपुट लेयर को आप अपना इनपुट देते हैं, वो हिडन लेयर्स के पास जाके मैथमेटिक्स कैलकुलेशन होने के बाद, एक्टिवेशन फंक्शंस अप्लाई होने के बाद आउटपुट में कुछ आपको बताता है। दिस इज नोन एज ANN यानी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। लेकिन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एक 1D डायमेंशन के तौर पे इनपुट लेता है। ठीक है, एक सिंगल डायमेंशन एरे के तौर पे इनपुट लेता है, लेकिन जो इमेज होता है वो 2D एरे में होता है, यानी उनकी डायमेंशन बढ़ जाते हैं। सो हम क्या करते हैं, इस ANN से पहले एक ऐसा टेक्निक लगाते हैं जिसको आप फीचर लर्निंग भी कहते हो। ठीक है, बट आज हम यूज़ करने वाले हैं ट्रांसफर लर्निंग। एक ऐसा टेक्निक लगाते हैं जो इस इमेज की डायमेंशन को रिड्यूस कर सके, यानी जो भी इमेज आप इस इंटायर टेक्निक से गुजारोगे तो वो क्या करेगा, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसकी डायमेंशन रिड्यूस हो जाएगा। सो इनपुट इमेज के ऊपर आप कर्नल स्लाइड करते हो, वहाँ से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके फाइनली आप उस पर मैक्स पुलिंग लेयर लगा के उसको फर्दर रिड्यूस करते हो, और फिर आप फ्लैटन लेयर में पास करके जो 2D डायमेंशन का इमेज होता है वो 1D में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उस इमेज को आप आसानी के साथ इस ANN से पास करके वो आपका आउटपुट बताएगा कि दिस डॉग इमेज बिलोंग्स टू दैट ब्रीड और दैट ब्रीड। ये चीज़ें मैंने जल्दी में इसलिए बताया क्योंकि ये चीज़ें मैं बड़े डिटेल के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अब ये जो पार्ट है, जब आप CNN मॉडल इंप्लीमेंट करते हो तो ये पार्ट आपको इंप्लीमेंट करना होगा। अब हम ये पार्ट इंप्लीमेंट नहीं करेंगे क्योंकि ये टेक्निक हमारे पास ऑलरेडी है, विच इज़ प्री ट्रेन मॉडल, जो अभी हमने डाउनलोड किया।
लेकिन इसकी जो आउटपुट यहाँ पे पहुंच रही है इस ट्रेन मॉडल का, प्री ट्रेन मॉडल का जो इंसेप्शन वर्जन 3 है, उसको पहले हम देखेंगे और उसको जस्ट हम 1D डायमेंशन में कन्वर्ट करके ये चीज़ हम खुद इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अब इस पार्ट की ज़रूरत हमें नहीं है, यही फ़ायदा है ट्रांसफ़र लर्निंग का। सो अगर मैं वापस यहाँ पे आऊँ तो इसलिए यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो इनपुट शेप है वो ये हो जो एक्चुअल में मेरे इमेजेस का है। इंक्लूड टॉप विल बी फॉल्स। इंक्लूड टॉप एक्चुअल में ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इंटायर ANN कि ये मैं खुद करूँगा, आपको ज़रूरत नहीं है देने के। वेट्स इंटरनली यूज़ करता है, जो आपके पास वेट्स होते हैं, पाइसेस होते हैं, वो भी आप नन रखो, उनको भी मैं अपने तरीके से मॉडिफाई करूँगा और इसको मैंने स्टोर किया प्री ट्रेन मॉडल में। सो अभी के लिए मेरे पास दो चीज़ें हैं, लोकल वेट फाइल जिसके अंदर मेरा प्री ट्रेन मॉडल का लोकेशन है और उसके कुछ चीज़ें मैंने कॉन्फ़िगर की है वो अब प्री ट्रेन मॉडल के पास है। ठीक है, सो मैंने क्या किया, उसके बाद इस प्री ट्रेन मॉडल के अंदर जाके लोड वेट फंक्शन को कॉल किया और उसको मैंने अपना फाइल लोकेशन दे दिया कि अब ये चीज़ें उस पर इम्प्लीमेंट करो। यानी उसका जो कन्वोल्यूशनल पार्ट है, CNN वाला पार्ट है, वो आप मुझे दे दो, उसके जितने भी हिडन लेयर्स है वो सारे दे दो, लेकिन जो NN वाला पार्ट है यानी इंक्लूड आप एक्चुअली यहाँ पे जो डेंस लेयर्स है, वो डेंस लेयर इज नथिंग बट दैट NN न्यूरल नेटवर्क जो है वो मैं खुद करूँगा। अब हमारे पास ये जो अप्लाई होने के बाद प्री ट्रेन मॉडल पे अप्लाई हो गया। अब मैं चाहता था कि जो इसके ट्रेनेबल लेयर्स हैं उनको फॉल्स रखूं, यानी इसका मतलब ये है कि मैं चाहता हूं कि जब मैं इस मॉडल को रीट्रेन करूं तो जो कन्वोल्यूशनल लेयर्स है वो मुझे नहीं चाहिए, सॉरी जो कन्वोल्यूशनल लेयर है वो मुझे चाहिए अपने रीट्रेन मॉडल में। ठीक है, सो इसलिए वो लेयर मैंने यहाँ पे फॉल्स किए। अब आगे बढ़ने से पहले ये मैं आउटपुट देखना चाहता था, अब इस सेल को मैं रन नहीं कर सकता क्योंकि पिछले सेल मैंने रन नहीं किया। सो दिस कोड इज़ ऑप्शनली, एक्चुअली यू कैन इग्नोर इट। सो मैंने जो प्री ट्रेन मॉडल है उसका एक इंटरनली एक लेयर होता है, लास्ट लेयर इस प्री ट्रेन मॉडल का, वो निकलवाया और उसकी जो शेप है आउटपुट वो मैंने लास्ट आउटपुट वेरिएबल में स्टोर किया। ये मुझे क्यों चाहिए, क्योंकि मैंने बताया कि ये टेक्निक मुझे चाहिए था और यहाँ पे जो इसका आउटपुट होगा इस प्री ट्रेन मॉडल का वो भी मुझे चाहिए था, क्योंकि उसको मैंने फ्लैटन लेयर में कन्वर्ट करके इस वाले NN मॉडल को दिखाना था। तो वो जब मैंने निकलवाया वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है। अब इस प्री ट्रेन मॉडल का जो कन्वोल्यूशनल पार्ट का लास्ट लेयर का आउटपुट है वो इस वेरिएबल के पास है। अब ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसके साथ मैं खेल सकता हूँ। नाउ लेट्स वर्क ऑन दिस आर्किटेक्चर, यानी नाउ वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दिस पार्ट, ओके, क्योंकि ये पार्ट हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, ओके, सो जो लास्ट वेरिएबल था, लास्ट आउटपुट, यानी मेरे जो प्री ट्रेन मॉडल का लास्ट आउटपुट है, मैंने एक्चुअल में उसी पे काम करना था, तो मैंने उसको फ्लैटन कर दिया। उसके लिए आप केरास के अंदर जाकर TensorFlow.keras से लेयर्स को इंपोर्ट करो और लेयर्स के अंदर फ्लैटन फंक्शन होता है, उसके थ्रू आप 2D 3D और वट एवर यू हैव डायमेंशन आप उनको 1D में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे मुझे अब एक 1D डायमेंशन एरे चाहिए। ठीक है, सो मैंने प्री ट्रेन मॉडल की आउटपुट को 1D में कन्वर्ट करके X में स्टोर किया। अब इस पे मैं कुछ NN के हिडन लेयर्स अप्लाई करना चाहता हूँ, तो केरास के डेंस और इसके अंदर मैंने यूनिट्स यानी नोड्स 1024 रखे, एक्टिवेशन फंक्शन मैंने वैल्यू रखा और ये X मैंने पास किया और इस हिडन लेयर का जो भी आउटपुट होगा वो मैंने आगे ड्रॉप आउट लेयर को पास किया, वहाँ पे 20 रेशियो रखा। अब ड्रॉप आउट लेयर हिडन लेयर के बाद हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हमारा मॉडल ओवर फिटिंग की तरफ जाए तो उसको स्टॉप करो, यानी ओवर फिटिंग से बचने के लिए हम अपने न्यूरल नेटवर्क के हर लेयर के बाद ड्रॉप आउट लेयर दे सकते हैं। उसके बाद अब इस X का जो भी आउटपुट होगा वो मैंने अगेन एक नए लेयर को पास किया, एक न्यू सॉरी दिस इज आवर आउटपुट लेयर, यहाँ पे मैंने जस्ट एक हिडन लेयर यूज़ किया है। उसके बाद ड्रॉप आउट लेयर और फिटिंग से बचने के लिए अब आउटपुट लेयर है, तो आउटपुट लेयर में मैंने 8 यूनिट्स रखे यानी 8 नोड्स। क्यों, क्योंकि मेरे डेटा सेट के अंदर जो क्लासेज है वो 8 हैं। अगर आपके पास 3 क्लासेस होते तो आप 3 देते, सो तो जितने क्लासेस होते हैं आप उतने ही वहाँ पे देते हो यहाँ पे यूनिट्स आउटपुट लेयर में। ठीक है, सो माय क्लासेस यूनिट्स आर नोड्स यू कैन से, सो दिस इज एक्चुअली आउटपुट लेयर। यहाँ पे 8 क्लासेस है। एक्टिवेशन विल बी सॉफ्ट मैक्स यानी सेगमॉइड। मल्टी क्लास इमेजेस के केस में न्यूरल नेटवर्क में आउटपुट लेयर में जब आप एक्टिवेशन फंक्शन देते हो वो सॉफ्ट मैक्स मोस्टली यूज़ करते हो क्योंकि ये बेटर परफॉर्मेंस देता है। उसके बाद मेरे पास जो मॉडल मैंने इंपोर्ट किया था ऊपर, उसको अपना प्री ट्रेन मॉडल पास किया और उसका इनपुट यानी कन्वोल्यूशनल पार्ट और जो मैंने NN वाला पार्ट, यानी दिस पार्ट इज एक्चुअली दिस पार्ट
इज़ गोइंग टू दिस पार्ट, मैं प्री ट्रेन मॉडल से उठा रहा हूँ, और ये पार्ट यानी NN वाला पार्ट मैंने आर्किटेक्चर किया है तो वो X के पास से फाइनली दे दिया। और फाइनली जो कंप्लीट आर्किटेक्चर है इस प्री ट्रेन मॉडल का जो मैंने फाइन ट्यून किया अपने डेटा के लिए, अब वो इस मॉडल के पास से। तो समरी देखने के बाद आपको इंटरनली इसके बहुत सारे पैरामीटर्स मिल जाएंगे, बट अगर मैं एंड में जाके यहाँ पे दिखाऊँ सो इसके लिए मुझे काफ़ी नीचे जाना होगा, बट या इंटरनली इट यूजेस क्वाइट a lot parameters, so just give me few seconds like this. So ये देखो यहाँ पे देख सकते हो total parameters are this which is quite big and trainable parameters are this. So ये चीज़ें करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस मॉडल को कंपाइल करेंगे। सो जब आप किसी मॉडल का आर्किटेक्चर बनाते हो, कोई भी न्यूरल नेटवर्क हो, चाहे वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हो, CNN हो या कोई भी नेटवर्क हो, जब आप उसकी आर्किटेक्चर बनाते हो तो उसके बाद आप दो चीज़ें करते हो, उसको कंपाइल करते हो और फिर उसको आप ट्रेन करते हो। कंपाइल का मतलब ये है कि जब आप फर्स्ट टाइम इस मॉडल को ट्रेन करते हो और आउटपुट लेयर पर पहुंचने के बाद इस मॉडल की जब आप लॉस कैलकुलेट करते हो तो डेफिनेटली उस लॉस को रिड्यूस करने के लिए आप बैक प्रोपोगेट करते हो, और बैक प्रोपोगेशन के अंदर आप वेट्स को अपडेट करते हो, तो उसके लिए आपको चाहिए लर्निंग रेट, बहुत सारी चीज़ें। अब इस लर्निंग रेट के लिए ग्रेडियंट डिसेंट के बहुत सारे एल्गोरिदम हैं जिसमें एडवांस है आपके पास एडम, मोस्टली आप यूज़ करते हो, लेकिन आज हमने यूज़ किया स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। तो स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर आप लर्निंग रेट देते हो विच इज़ दिस, मोमेंटम इंटरनली आपसे लेता है विद 9 एंड नेक्स्ट रो मैंने ट्रू रखा। ये कुछ इंटरनल पैरामीटर्स है, आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस SGD अब स्टोर हो गया इस वेरिएबल में। तो मैंने क्या किया, मॉडल को कंपाइल किया, लॉस मैंने दिया है कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। जब आप मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के साथ डील करते हो तो आप कंपाइलेशन के दौरान लॉस देते हो कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, लेकिन अगर बाइनरी होता तो फिर आप बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी यहाँ पे आप देते। दिस आर बिल्ट इन मैट्रिसेस। उसके बाद ऑप्टिमाइजर मैंने डिफाइन किया है SGD, आप यहाँ पे एडम भी दे सकते हो जो कि एडवांस टेक्निक है, ये SGD के मुकाबले में अच्छा है, बट फॉर दिस प्रॉब्लम आई थॉट कि हम SGD को यूज़ कर सकें, और मैट्रिक्स मैंने एक्यूरेसी रखा। अब देखना ये पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अभी के लिए स्किप करो। तो हम गए ट्रेनिंग वाले फेज में। सो ट्रेनिंग के लिए आपको करना क्या है कि मॉडल डॉट फिट करते हो, उसको आप अपना ट्रेनिंग डेटा देते हो और फिर आप वैलिडेशन डेटा देते हो। इपॉक्स मैंने 20 रखे हैं कि मैं इस इंटायर मॉडल को 20 बार्स ट्रेन करूंगा। कॉल बैक्स विल बी कॉल बैक्स, ये चीज़ें हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। वेरबोस विल बी 1 मतलब ट्रू, कि ये जो बार्स हैं मैं ये देखना चाहता हूँ। अगर आप वेरबोस को 0 रखते हो तो ये बार्स आपको दिखाई नहीं देगी, बट अगर आप 1 रखते हो तो ये बार्स आपको दिखाई देंगे। अच्छा, अब ये जो कॉल बैक्स हैं ये एक्चुअली आपकी बैक प्रोपेगेशन का पूरा प्रोसेस है। तो मैंने क्या किया, स्टेप डीके हर बार इस मॉडल के ट्रेन होने पे, यानी जब एक बार ये आपका लूप इपोक चलेगा मॉडल, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करो, दिस कॉल बैक्स, ठीक है। अब ये जो कॉल बैक्स है इसके अंदर मैंने लर्निंग रेट शेड्यूलर रखा, और इस लर्निंग रेट शेड्यूलर के अंदर मैंने कॉल किया स्टेप डीके फंक्शन। अब फर्स्ट टाइम मैं नहीं जानता कि जब मैं अपने मॉडल को ट्रेन करूंगा और लॉस कैलकुलेट करने के बाद मैं नहीं जानता कि कौन सा लर्निंग रेट बेस्ट होगा, 0.001 और वट एवर। तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप शेड्यूलर रख सकते हो और हर इपोक पे शेड्यूलर खुद इंटरनली अपडेट करेगा बाय यूजिंग दिस फार्मूला। नाउ अगेन यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस फार्मूला। सो मैंने क्या किया, स्टेप डीके के अंदर इपोक इनिशियली अल्फा विल बी दिस, फैक्टर विल बी दिस, ड्रॉप एवरी इपोक विल बी 5। अब ये फार्मूला है, ये कुछ फार्मूला है, डिटेल में हम नहीं जाते, बट ये फार्मूला आपको कंप्यूट करके देगा लर्निंग रेट हर करंट इपोक के लिए, ठीक है, और रिटर्न करेगा ये अल्फा। और ये अल्फा अब यहाँ पे मैंने लर्निंग रेट शेड्यूलर को दिया। अब हर इपोक के चलने पे मैं ये कॉल बैक्स यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। सो इंटरनली लॉस कैलकुलेट करने के लिए जो हर इपोक में और आप कह सकते हो कि हर बैक प्रोपोगेशन के अंदर अगर आप लर्निंग रेट या जितने भी वेट्स के लिए बेस्ट लर्निंग रेट चाहते हो तो वो ये फंक्शन आपको प्रोवाइड करके देगा, क्योंकि अब ये एक शेड्यूलर बन गया। परफेक्ट। सो जब आप इसको ट्रेन करते हो इस इंटायर मॉडल को, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपको ये देगा एक्यूरेसी 95, ठीक है, ट्रेनिंग डेटा के लिए, और वैलिडेशन डेटा के लिए इसने आपको 90 दिया, जो कि काफ़ी सही है। उसके बाद मैं आपको, अब जब आप कोई भी मॉडल ट्रेन करते हो तो डेफिनेटली आप उसकी ट्रेनिंग लॉस एंड वैलिडेशन लॉस, ट्रेनिंग एक्यूरेसी एंड वैलिडेशन एक्यूरेसी कैलकुलेट करते हो।
तो उसके लिए सबसे पहले मैंने मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के स्टाइल GGP प्लॉट रखा, फिगर मैंने सेट किया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं प्लॉट कर सकूँ, सो PLT के अंदर प्लॉट फंक्शन आपको मिल जाएगा। मेरा जो मॉडल है वो 20 इपॉक्स पे चला है, तो यहाँ पे मैंने np.arrange की मदद से, अच्छा इस प्लॉट के डिफरेंट तरीके हैं, मैंने पिछले के प्रोजेक्ट में डिफरेंट तरीके से बताया है, लेकिन ये तरीका भी आप इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। 0 से 20 बार और history के अंदर जाके मैं लॉस निकाल रहा हूँ, ट्रेनिंग लॉस का, लेबल उसका ट्रेनिंग लॉस रखा, और वैलिडेशन लॉस, इसी तरह एक्यूरेसी एंड वैलिडेशन एक्यूरेसी। उसके बाद मैंने टाइटल इपॉक्स ये सारी चीज़ें x एंड y लेवल्स दिए। सो दिस ये जितनी भी चीज़ें ये सिंपल है, आई होप आपको आइडिया लग गया। अब ये देखो, ये रेड ट्रेनिंग लॉस और ये ब्लू आपका वैलिडेशन लॉस, दिस कलर रिप्रेजेंट ट्रेनिंग एक्यूरेसी एंड दिस कलर रिप्रेजेंट वैलिडेशन एक्यूरेसी। सो अब मैं आपको बता देता हूँ, 0 से लेकर 20 तक हमारा इपॉक चला है हमारा मॉडल। अब हम इसकी प्रोग्रेस देखेंगे कि फर्स्ट इपॉक पे इसकी परफॉर्मेंस कहाँ पे थी, सेकंड इपॉक पे कहाँ पे थी, थर्ड फोर्थ अप टू 20। ओके, सो फर्स्ट 0 से लेकर अगर आप देखो 0 से 7 इपॉक्स पे आपका मॉडल जो था उसकी ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन दोनों इंप्रूव कर रहा था, ठीक है। लेकिन 10 इपॉक्स के बाद फिर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, फर्दर इसने इंप्रूव नहीं किया, ठीक है। सो इसी तरह आप इसकी प्लॉट्स के थ्रू वैलिडेशन लॉस, वैलिडेशन एक्यूरेसी एंड ट्रेनिंग एक्यूरेसी देख सकते हो। द सेम थिंग गोज विद वैलिडेशन लॉस एंड वैलिडेशन ट्रेनिंग लॉस, ठीक है। सो अगर आप देखो यहाँ पे पहले कुछ इपॉक्स पे लॉस बहुत तेज़ी से घटा है, ठीक है। अगर आप देखो तो अगेन 0 से लेकर 7 तक इपॉक पे चलने पे हमारा दोनों लॉस यानी ट्रेनिंग लॉस वैलिडेशन लॉस बहुत तेज़ी से घटा है बैक प्रोपोगेशन में। लेकिन फिर 7 या 10 से आगे फर्दर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड गया है, फर्दर इंप्रूव इसने नहीं किया है, कुछ हद तक किया है। उसके बाद कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हम देखते हैं कि हर क्लास के लिए हमारे मॉडल ने कितने गलतियाँ की हैं, बट उसके लिए आपको सबसे पहले मॉडल से प्रेडिक्ट करना होगा वैलिडेशन डाटा पे, और आप उसको स्टोर करोगे वाइपरेड में। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं इस वाइपरेड के जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज़ है या आप कह सकते हो लेबल्स है वो मैंने निकलवाए। ये चीज़ें भी हम कई प्रोजेक्ट में डिस्कस कर चुके हैं, और साथ ही साथ मैं ट्रू लेबल्स भी निकलवाऊँ ताकि मैं कंपेयर तो कर सकूँ कि मॉडल ने क्या क्या है। उसके बाद मैंने जस्ट प्लॉट किया है बहुत सारी चीज़ें, और अब अगर मैं इसका यहाँ पे रिज़ल्ट दिखाऊँ तो जो y पे हैं 8 क्लासेस वो है अपना एक्चुअल लेवल, ठीक है, एक्चुअल लेवल, और x पे जो है ये अपना प्रेडिक्टेड लेवल है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका एक्चुअल लेवल है बी ईगल ब्रीड है, तो उसके लिए यहाँ पे जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है वो 2 प्रेडिक्ट किया है। यहाँ पे अगर आप देखो बी ईगल सही है, और यहाँ पे रॉटवेलर के लिए मॉडल ने कोई गलती नहीं किया है इन केस ऑफ बी ईगल। लेकिन अगर आप रॉटवेलर देखें और यहाँ पे रॉटवेलर देखिए, यहाँ पे इसके लिए मॉडल ने 0 प्रेडिक्ट किया है, ठीक है। इसी तरह आप देख सकते हो कुछ जगहों पे मॉडल ने गलतियाँ भी की हैं। सो बाकी ये अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है, आई होप ये भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसका प्रेडिक्टिव सिस्टम, फिर पहचान में हम इसकी कोड इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको ये जो मॉडल है इसको सेव करना होगा, सेव बहुत ज़रूरी है। अब मैंने अगेन आपको बताया कि आपने ड्राइव को यहाँ पे इंपोर्ट करना है, ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी है। ड्राइव जब आप इंपोर्ट करोगे तो माई ड्राइव का जो पाथ है वो आप कॉपी कर दें, कंटेंट के अंदर ड्राइव के अंदर माई ड्राइव, उसमें आपने ये नाम देना है। ये नाम आप खुद दे सकते हो, मैंने नाम दिया है फाइन ट्यून्ड इंसेप्शन वर्जन 3.h5। सो अब ये जो मॉडल है यानी मॉडल डॉट सेव, ये आपके ड्राइव में सेव हो जाएगा, क्योंकि अब हम इसी ही को वहाँ पहचान में यूज़ करेंगे। लेकिन पहचान में जाने से पहले मैंने चाहा कि क्यों ना हम पहले इसको देख सके, तो आप लोड मॉडल की मदद से इसी हिस्से मॉडल को यहाँ पे लोड कर सकते हो, और उसको मैंने नाम दिया लोडेड मॉडल। ओके, अब मैंने एक फंक्शन बनाया जो एक्चुअली एक इमेज लेगा, एक मॉडल लेगा, और फिर आपको बताएगा, इमेज भी डिस्प्ले करके देगा, और उसका ट्रू लेवल, प्रेडिक्टेड लेवल और कॉन्फिडेंस लेवल भी बताएगा, ठीक है। सो दिस फंक्शन हैज़ अ नेम प्रेडिक्ट एंड डिस्प्ले। मैं एक बार रिकॉर्डिंग चेक करना चाहूँगा, ठीक है। और ये मॉडल भी आपसे लेगा, जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे तो आप इसको मॉडल भी पास करोगे, क्लास लेबल जो 8 क्लासेस के नेम्स है वो भी पास करोगे, जो आपके पास न्यू इमेज का पाथ है वो भी पास करोगे, एंड ट्रू क्लास एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर जो करंटली नन है।
अब सबसे पहले जो इमेज पाथ है वो मैंने लोड इमेज के अंदर पास किया है। इमेज आप इंपोर्ट करो, लोड इमेज से अब मैं इस इमेज को लोड करूंगा ताकि मैं इनको टेंसर में कन्वर्ट कर सकूं। और यहाँ पे टारगेट साइज भी आपने बताना होगा। उसके बाद सबसे पहले काम आपने ये करना है कि ये जो इमेज है इसको अपनी अरे में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारा मॉडल एक इमेज जो होता है एक्चुअल में पिक्सेल्स वैल्यू होते हैं, वो आप अरे में कन्वर्ट करते हो। सो अब ये इमेज अरे है और इस इमेज अरे के डायमेंशन को मैंने एक्सपेंड किया विद द हेल्प ऑफ numpy अरे। एक्सेस मैंने 0 दिया। जब आप रो वाइज एक्सपेंड करते हो तो वो 0 देते हो, कॉलम वाइज एक्सपेंड करते हो तो 1 देते हो। अब मेरा जो मॉडल है उसके लिए जो इमेजेस मैंने यूज़ किए थे उनको मैंने स्केल किए थे 0 और 1 के बीच में। तो अगेन मुझे इमेज अरे को डिवाइड किया 255 के ऊपर। सो अब इसके जितने भी पिक्सल वैल्यूज होंगे वो 0 और 1 के बीच में होंगे। उसके बाद जो मेरा लोडेड मॉडल है उससे प्रेडिक्ट किया इस इमेज अरे को। अब इस प्रेडिक्शन के पास 8 प्रोबेबिलिटीज होंगे। लेट्स से ये एक इमेज है डाका, ठीक है, और इस ये मॉडल आपको बताएगा 8 प्रोबेबिलिटीज। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो मैक्सिमम हो वो मैं निकलवाऊं। सो आर्गुमेंट मैक्स फंक्शन की मदद से प्रेडिक्शन के अंदर जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है उसको मैंने निकलवा दिया और उसको मैंने नाम दिया प्रेडिक्टेड क्लास। अब ये जो क्लास होगा ये एक्चुअल में मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है इस वाले इमेज के लिए जो यूज़र ने पास किया है। लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस भी चाहिए था, तो उसके लिए आप np.max के अंदर प्रेडिक्शन को पास करते हो, सेम यही चीज़ है। तो यहाँ से आप प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हो, यानी कॉन्फिडेंस लेवल। अब चूंकि ये एक मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है और ये भी एक मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, लेकिन ये एक क्लास है और ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। अब इस क्लास का मुझे नाम चाहिए था, तो मैंने क्लास लेबल्स भी पास किए थे। तो उसके अंदर मैंने ये क्लास प्रेडिक्टेड क्लास पास किया। अब वो मुझे उसका नाम देगा क्योंकि यूज़र को मैंने नाम दिखाना है। उसके बाद PLT की मदद से मैंने IM शो किया, वो इमेज जो यूज़र ने पास किया था उसके एक्सेस को मैंने ऑफ किया। उसके बाद पहले से जस्ट मैंने एक चेक लगाया कि अगर ट्रू क्लास है देन ओनली यू हैव टू डिस्प्ले PLT टाइटल की मदद से इस इमेज के ऊपर जो टाइटल होगा उस पे आप लिखो प्रेड और जो भी मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है वो डालो और उसका ट्रू क्लास भी दिखाओ और उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी दिखाओ। लेकिन अगर ट्रू क्लास यूजर ने पास नहीं किया है तो फिर जस्ट आप इमेज प्रेडिक्टेड क्लास नेम दिखाओ, ठीक है। सो जब मैंने इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया, इस फंक्शन को मैंने इस फंक्शन प्रेडिक्ट एंड डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया, उसको मैंने लोडेड मॉडल पास किया। क्लास लेबल्स का मैंने यहाँ पे पा दिया। ये पाथ आप किस तरह कॉपी करते हो, आप अपने डेटा के अंदर जाके किसी एक क्लास को यहाँ पे एक्सपेंड करो और यहाँ से किसी भी एक इमेज का पाथ कॉपी कर दो, ठीक है। और जब आप ये कॉपी करते हो तो यहाँ पे पेस्ट कर लेना यहाँ पे। और उसके बाद ट्रू क्लास मैंने इसको दिया जर्मन शेफर्ड, ये मैंने अपनी तरफ से पास किया। जब मैंने इसको रन किया तो ये मॉडल ने ये इमेज यहाँ पे इस फंक्शन ने इमेज को डिस्प्ले किया और मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है जर्मन शेफर्ड और उसका जो ट्रू था वो भी जर्मन शेफर्ड था। कॉन्फिडेंस इज 99, जो कि ठीक है। एक और इमेज मैंने पास किया सेम इसी फंक्शन को, तो ये कह रहा है कि बीएगल है, मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है और जो ट्रू क्लास था वो ये था, यानी यहाँ पे मॉडल ने गलती की है और उसका कॉन्फिडेंस ये है। फिर मैंने एक और इमेज पास किया और उसका रिजल्ट यहाँ पे मैंने नहीं दिखाया है। सो ये था हमारे कोलैब नोटबुक का कोड। मैंने बहुत जल्दी में चीज़ें एक्सप्लेन की है। अब आप लोगों का जो मेन पार्ट है वो ये है कि जो सेव मॉडल है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला नहीं हूँ क्योंकि ये 2 GB है और गिटहब पे 2 GB फाइल हम डायरेक्टली अपलोड नहीं कर सकते, बहुत टाइम लेगा। इसलिए मैंने आपको ये इंटायर प्रोजेक्ट का जितना भी कोड है सारा का सारा शेयर किया है। सबसे पहले अपने कोलैब नोटबुक में ये कोलैब रन करना है और ये लोकेशन भी आप दे सकते हो, ठीक है, अपने ड्राइव का। अब मैं आपको बताता हूँ कि ड्राइव से आप ये सेव मॉडल किस तरह डाउनलोड करते हो। सो लेट मी शो यू दिस फर्स्ट। सो मैंने ड्राइव ओपन किया है। अब आपने जाना है माई ड्राइव में और माई ड्राइव में जाने के बाद आपको मिल जाएगा ये finetune-inception.h5। अब आपने इस पे अपना कर्सर हावर करना है और इन 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने डाउनलोड करना है। सो ये काफ़ी टाइम लेगा क्योंकि ये तकरीबन 2 GB है। सो अगर आपका नेट का स्पीड ज़्यादा है तो फिर ये कम टाइम लेगा। अब इसको डाउनलोड करने के बाद हमने जाना है पाइचाम में और अपना असली कोड वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स डू दैट। सो मैंने पाइचाम ओपन किया है। अब पाइचाम में आपने कुछ चीज़ें यहाँ पे सेट करनी है। सो सबसे पहले आपके पास एक फ़ोल्डर होना चाहिए जिसके अंदर आपके पास एक और फोल्डर होना चाहिए। ये आप कैसे क्रिएट करते हो,
आप अपने आउटर फोल्डर पर राइट क्लिक करके न्यू पे जाते हो और वहाँ पे डायरेक्टरी में आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो मैंने मॉडल्स के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है और जो सेम मॉडल हमने डाउनलोड किया था उसको यहाँ पे मैंने पेस्ट किया है। ये रहा अपना फाइन ट्यून। वो ये जो प्री ट्रेन मॉडल था ये भी ऑप्शनली यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। दिस डेटा सेट फोल्डर इज़ ऑप्शनल, ये आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो, ये आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपके पास होना चाहिए टेम्पलेट्स, ये बहुत ज़रूरी है। स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, जिसके अंदर आपके पास index.html वाला फाइल ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद आपके इसी वाले फोल्डर के अंदर आपके पास app.py वाला फाइल भी होना चाहिए। सो करंटली यू मस्ट हैव app.py एंड टेम्पलेट्स। अभी के लिए स्टैटिक को भूल जाओ। अच्छा, स्टैटिक में हम इमेजेस को रखते हैं और ये इमेजेस जब हम अपलोड करेंगे तो वो स्टैटिक में हम रखेंगे क्योंकि यूज़र को हमने इमेज भी दिखानी है। सो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्टअप टेम्पलेट index.html के अंदर मैंने कॉपी किया है, वो पेस्ट करता हूँ। ये अपना स्टार्टअप टेम्पलेट है, ठीक है। अब इसके अंदर अभी के लिए मैं एक h1 डालता हूँ लाइक दिस और इसके अंदर लिखता हूँ हेलो गाइस। अब जाता हूँ मैं ऐप में और सबसे पहले जाता हूँ टर्मिनल में और यहाँ पे आपने सबसे पहले इंस्टॉल करना है पिप इंस्टॉल फ्लास्क। ये आपने लाजमी इंस्टॉल करना है और याद रखना आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट होना चाहिए, यानी जब आपने ये पाइथन वाला प्रोजेक्ट बनाया है तो आपके पास वर्चुअल इन्वायरमेंट ज़रूर होनी चाहिए। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फ्लास्क से इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पे फ्लास्क क्लास रिक्वेस्ट फॉर्म को हमने रिक्वेस्ट भी करनी है और HTML फाइल के साथ डील करने के लिए वहाँ पे हम फ्लास्क में रेंडर टेम्पलेट यूज़ करते हैं। उसके बाद मैं क्रिएट करता हूँ फ्लास्क ऑब्जेक्ट यानी ऐप। सो ऐप विल बी इक्वल टू जो हमने फ्लास्क इंपोर्ट किया है इसके अंदर आप नेम देते हो। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं आगे यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद मैं रूट्स क्रिएट करता हूँ, तो अभी के लिए मैं जस्ट एक ही रूट बनाता हूँ लाइक दिस और मैं क्या करता हूँ, रूट आप किस तरह बनाता हूँ @app.root और यहाँ पे आप पाथ देता हूँ। मैं इसको एम्प्टी रखना चाहता हूँ। उसके बाद एक फंक्शन बनाऊँगा इंडेक्स का नाम से और रिटर्न करता हूँ रेंडर टेम्पलेट में इंडेक्स की तरफ, यानी जो मेरा index.html फाइल है मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ। और यहाँ पे मैं पाइथन मैन बनाता हूँ। ये अपना पाइथन मैन हो गया और पाइथन मैन आप इस तरह बनाता हूँ कि नेम विल बी इक्वल टू अंडरस्कोर मैन, ठीक है। और उसके बाद आप ऐप को रन करते हो और डिबगर को ट्रू रख दो कि जब हम कोई चेंजेस करें तो वो अप्लाई होते रहें। सो मैं जस्ट यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको रन करके एक बार दिखा देता हूँ, फिर हम आगे जाके देखेंगे। सो ये हो गया अपना हेलो गाइस। अब हम सबसे पहले नेव बार यहाँ पे बनाते हैं, तो मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और इंडेक्स में जाके इसको हटा के यहाँ पे कमेंट डालता हूँ नेव बार एंड कंट्रोल //। सो नेव बार डालने के लिए मेरे पास ऑलरेडी कोड है, मैं जल्दी से वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हम अपने टाइम को सेव कर सकें। सो यहाँ पे मैंने नेव बार का कोड डाल दिया। ये एक कंटेनर है, पूरा का पूरा div है, div एंड div, जिसके अंदर क्लास मैंने अपनी तरफ से दिया है नेव। अब इसके लिए अंदर मैंने कस्टम CSS का यूज़ किया है, जैसे कि इनकी विड्थ 100% रखना, क्योंकि मैं पूरा का पूरा विड्थ लेता हूँ। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर ये चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे। सो मैं जल्दी से इसको यहाँ पर रिलोड करता हूँ। तो ये अपना नेव बार हो गया, जिसके अंदर हमने टाइटल दिया है डॉग ब्रीड डिटेक्शन ऐप और एक साइन अप बटन है कि जब आप इस पर क्लिक करोगे तो हम एक विंडो पॉपअप करेंगे। सो यहाँ पे हुआ क्या, इस इंटायर डिव के अंदर दो चीज़ें हैं, एक ये H4 एक बटन। दिस H4 इज़ नथिंग बट डॉग ब्रीड डिटेक्शन ऐप वाला टाइटल, और बटन के अंदर मैंने बूटस्ट्रैप का बटन और कुछ क्लासेस लिए हैं। अब ये डेटाबेस टॉगल, डेटाबेस टारगेट, इनको अभी के लिए भूल जाओ, लेकिन इस बटन पे भी मैंने कुछ स्टाइल की हुई है। यहाँ पे मैंने इनलाइन CSS यूज़ की हुई है, ठीक है। यानी आप देख सकते हो यहाँ पे बटन की विड्थ है 92 पिक्सल, उसकी हाइट मैंने सेट की है। सो दिस काइंड सम काइंड ऑफ CSS, ओके। बॉर्डर मैंने ब्लैक सॉलिड रखा और उसका कुछ रेडियस भी मैंने सेट किया। और अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने बहुत सारा CSS किया हुआ है इस बटन का स्पेशली, ठीक है। और इस कंटेनर का भी मैंने CSS किया, जिसका बैकग्राउंड कलर येलो है और कुछ और चीज़ें मैंने ऐड की हुई है। सो ये अपना हो गया, आप कह सकते हो कि ये हमारा नेव बार हो गया। अब इस बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो हम यहाँ पे सेंटर में एक
विंडो पॉपअप करेगी। और इसके लिए बूटस्ट्रैप आपको एक टेक्निक प्रोवाइड करता है जिसको मॉडल कहते हैं। आप यहाँ पे जाके बूटस्ट्रैप के अंदर जब जाओगे तो उसमें आपको मैं जस्ट दिखा देता हूँ बूटस्ट्रैप। अच्छा, मेरा नेट थोड़ा स्लो है तो मेरे पास ऑलरेडी कोड है, मैं वही आपको दिखा देता हूँ। तो अब मैं एग्जैक्टली इस इंटायर नेव बार के नीचे एक मॉडल साइन अप मॉडल पेस्ट करने वाला हूं जो बूटस्ट्रैप से मैंने लाया था, और वहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस किए हैं तो वो जल्दी से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब इतना सारा कोड देखिए, आपने ये नहीं सोचना है कि ये मुझे नहीं आता, इसके साथ हमारा कोई काम नहीं है, ये फ्रंट एंड है, बट आपको स्टिल आइडिया होना चाहिए। सो दिस इज बूटस्ट्रैप मॉडल फॉर साइन अप। इसके अंदर बहुत सारे बूटस्ट्रैप के क्लासेस है, आप इन पे फोकस नहीं देना है। दिस आर ऑल बिल्ट इन ऑलरेडी, उन लोगों ने इम्प्लीमेंट की हैं, बट आप ये आईडी अपनी तरफ से चेंज कर सकते हो क्योंकि वो इस बटन में हम आगे एक्सेस करेंगे। सो मैंने इसको नाम दिया है साइन अप मॉडल के नाम से एक बटन। अच्छा, उसके बाद आप कुछ चेंजेस यहाँ पे कर सकते हो, जैसे कि H5 के अंदर अगर आप मॉडल टाइटल में आओ तो साइन अप नाम दे देना, और इसके अलावा आप ये जो इसके अंदर पूरा का पूरा फॉर्म है ये बहुत ज़रूरी है, इसकी जो एक्शन है इसको भी आपने साइन अप रखना है क्योंकि ये डेटा हमने वहाँ पे गेट करना है, और बाकी वही लेबल है, यूज़र नेम, हर चीज़ है। ठीक है, ये इसका इनपुट है जिसका नाम है यूज़र नेम, और ये ईमेल है उसका जिसका नाम है ईमेल, क्योंकि बैकएंड में हमने यही गेट करनी है। सो जल्दी से मैं इसकी ओवरव्यू आपको देता हूँ। मैं इसको रिलोड करता हूँ और साइन अप बटन पर क्लिक करते ही ये हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। बट ये जो साइन अप बटन था इसके अंदर आपने ये मॉडल कॉल करनी है, और इसके अंदर भी एक साइन अप बटन है। तो चलिए मैं जल्दी से ये भी दिखा देता हूँ। अब ये जो पूरा का पूरा हमारे पास मॉडल था, इस मॉडल को हमने गेट किया है इस बटन के अंदर। सो डेटाबेस टॉगल मैंने नाम दिया है मॉडल क्योंकि इसका क्लास मॉडल है, और मैं इस आईडी की मदद से यहाँ पे ये देखो मैंने इसकी जो टारगेट एट्रीब्यूट है उसमें ये आईडी उसकी दी है। अच्छा, ये जो हैश है ये यहाँ पे ज़रूर डालना, और इस मॉडल की जो आईडी है ये एग्जैक्ट नेम यहाँ पे आपने कॉपी करना है। देन ओनली आप जैसे इस बटन पर क्लिक करोगे तो ये मॉडल पॉपअप हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस मॉडल को बैकएंड में एक्सेस करेंगे। ठीक है, सो चले अब हम जाते हैं बैकएंड में, और सबसे पहले तो आपने एक और काम करना है, आपने डाउनलोड करना है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ XAMPP। अगर आपको पता नहीं है कि XAMPP क्या है, तो XAMPP एक्चुअली आपके पास MySQL सर्वर है जिसमें आप अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपने XAMPP डाउनलोड करनी है। सिंपली आप अपने क्रोम ब्राउज़र में जाकर वहाँ पे XAMPP टाइप करें और उसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेना। डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे जिस तरह मैंने अभी सर्च किया आपने एग्जैक्टली सर्च करना है, और ये स्टार्ट पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद ये जो एडमिन है इस वाले एडमिन पे आपने क्लिक करना है, तो आपके क्रोम ब्राउज़र में एक नया सा इंटरफेस आएगा जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। थोड़ा सा टाइम लेगा ये। तो ये इंटरफेस आपके पास आ गया। अब इसके लेफ्ट साइड पे एक पैनल है जिसमें आप डेटाबेस क्रिएट करते हो। ठीक है, न्यू पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, मेरा एक डेटाबेस था, मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया था SignDB, लेकिन मैं अभी एक नया बनाऊंगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे डेटाबेस को आप नाम दे सकते हो MyDB। ठीक है, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो ये क्रिएट हो जाएगा, लेकिन मैं क्रिएट नहीं करता क्योंकि मेरा ऑलरेडी यहाँ पे एक क्रिएट हो चुका है। बट ये देखो MyDB आ गया क्योंकि मैंने नाम दे दिया। लेकिन अगर मैं SignDB के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे आपको एक टेबल मिल जाएगा, और वो टेबल हम बैकएंड से क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर एक टेबल है, ये देखो साइन अप के नाम से एक टेबल है, और ये जो टेबल होगा वो हम रियल टाइम में बैकएंड में क्रिएट करेंगे। अभी यहाँ पे भी आप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन अगर मैं इस टेबल के अंदर जाऊँ तो ये देखो मैंने पिछली बार जो रिकॉर्ड डाले थे वो यहाँ पे आ रहे हैं, और पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। सो इसको आपने ओपन रखना है। जस्ट आपने क्या करना है, SignDB के नाम से डेटाबेस बनानी है। यू डोंट नीड टू क्रिएट दिस टेबल। सो अब मैंने आना है वापस, इसको मिनिमाइज करना है, और पाइथन में आपको इंस्टॉल करना है कुछ लाइब्रेरीज। आपने जाना है टर्मिनल में, और यहाँ पे फ्लास्क तो ऑलरेडी आपने इंस्टॉल किया होगा। उसके बाद आपने इंस्टॉल करना है फ्लास्क SQL Alchemy। ठीक है, सो आपने लिखना है फ्लास्क _SQL Alchemy। आई थिंक ये स्पेलिंग है, मैं एक बार स्पेलिंग चेक करके आप लोगों को बता देता हूँ।
सो एग्जैक्टली आपने यही स्पेलिंग लिखना है, फ्लास्क SQL एल्केमी, और जिससे आप इंटर करोगे तो आपकी ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। अब जब आप फ्लास्क में डेटाबेस के साथ डील करते हो तो ये लाइब्रेरी आपको हेल्प करता है। उसके बाद आपने इंपोर्ट करना है फ्लास्क SQL एल्केमी से कुछ चीज़ें। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर जाके इससे ऊपर एक कमेंट डालता हूँ, ऑल पैकेजेस, यानी हम यहाँ पे इंपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। और इसको हम कुछ ऐसे ही नाम दे सकते हैं। सो मैं जल्दी से यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ फ्रॉम फ्लास्क SQL एल्केमी इंपोर्ट SQL, सॉरी यहाँ पे कैपिटल पे SQL एल्केमी। आपने यही एग्जैक्टली यहाँ पे इंपोर्ट करना है। अब ये इंपोर्ट करने के बाद आपने कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स डू दैट। सो यहाँ पे आप देख लेना जो कि बहुत ही ज़रूरी है, डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन। आपका जो ऐप है दिस वन, इसके अंदर आपने जाना है, सीक्रेट की को कॉल करना है और यहाँ पे कुछ भी डालो, कुछ भी आप डाल सकते हो, ठीक है, ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए है। उसके बाद आपने जाना है ऐप डॉट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपने बताना है URL, SQL एल्केमी डेटाबेस का आपने URL देना है, यानी आपने अपने डेटाबेस का नाम जो कि MySQL है, उसके बाद ये कॉलन एंड फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद रूट यानी उसका जो नेम है, लोकल होस्ट और आपके डेटाबेस का नाम, ये 4 चीज़ें आपने देनी है, डेटाबेस नेम, यूज़र नेम, सर्वर एंड उसका जो डेटाबेस नेम है। अगर आपका डेटाबेस का नाम कोई और है तो आपने वही एग्जैक्टली देना है। उसके बाद ऐप कॉन्फ़िग के अंदर आपने SQL एल्केमी ट्रैक मॉडिफिकेशन को फॉल्स रखना है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने इसकी ऑब्जेक्ट बनानी है। तो जो हमने SQL एल्केमी इंपोर्ट किया था उसके अंदर ऐप को पास करके हमने DB के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब मैं क्लास बनाऊंगा जो कि रियल टाइम में मुझे डेटाबेस बना के देगा, यानी मेरा जो साइन अप DB है उसके अंदर मुझे उसकी वो टेबल क्रिएट करके देगा। तो उसके लिए मुझे जाना होगा थोड़ा सा नीचे और वो क्लास यहाँ पे बनानी होगी, तो मैं आपको जल्दी से दिखा दे। सो मैंने यहाँ पे क्लास बनाया है जिसको मैंने नाम दिया है साइन अप। अब ये जो होगा ये एक्चुअल में मेरा टेबल होगा। उसके बाद जो DB ऑब्जेक्ट है मेरा, इसके अंदर आपने जाना है, मॉडल को कॉल करना है। अब ये जो मॉडल है ये एक्चुअल में आपको डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करना, क्वेरी भेजना, चेंजेस करना, इसकी मदद से आप कर सकते हो और ये बिल्ट इन है। अब जैसे ही आपने इसका ऑब्जेक्ट बनाया तो ये भी इसके साथ ही आ रहा होगा। उसके बाद मैंने क्या कहा कि DB के अंदर जाके एक कॉलम क्रिएट करो, यानी इस साइन अप टेबल के अंदर मैं 3 कॉलम चाहता हूँ, एक ID कॉलम, एक यूज़र नेम, एक ईमेल, ठीक है। और DB के अंदर जाके कॉलम और उस DB का जो वैल्यू होगा वो इंटीजर होगा, वो प्राइमरी की ट्रू रखो क्योंकि ID जो होता है वो यूनिक होता है। यूज़र नेम के नाम से एक कॉलम बनाऊं और वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, 100 कैरेक्टर लेगा और नलेबल विल बी फॉल्स होगा, ठीक है। इसी तरह एक और कॉलम सेम स्ट्रिंग से बनाए जहाँ पे हम ईमेल डालेंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे 2 कॉलम है, ठीक है। ID हम यहाँ पे नहीं दिखा सकते, लेकिन जब डेटाबेस में टेबल क्रिएट होगा यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो ये देखो यहाँ पे आपके पास ID भी है, यूज़र नेम भी है एंड ईमेल भी है। तो ये इसी तरह क्रिएट होता है। अब होगा क्या, हम एक रूट बनाएंगे और वहाँ पे जब कोई, जस्ट लेट मी शो यू, मैं पहले रिकॉर्डिंग देखूँ क्योंकि मैं ओके। सो यहाँ पे जैसे मैं कुछ चीज़ें डालूँगा, इस बटन पे क्लिक करूँगा तो मुझे आना चाहिए यहाँ पे, और मेरे डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट करके जो भी मैंने वहाँ पे टाइप किया है वो स्टोर करें। तो उसके लिए मुझे आना होगा यहाँ पे नीचे, ये तो रूट्स है, मैं बिल्कुल इसके नीचे एक साइन अप रूट बनाऊँगा, लेट मी शो यू। बल्कि मैं इस रूट से पहले ही डालूँगा, ठीक है। सो यहाँ पे आके मैंने जो कॉपी किया है वो पेस्ट करता हूँ। सो रूट फॉर साइन अप पेज, अब देखना वही सेम ऐप डॉट रूट, उसके बाद मैंने पाथ दिया है साइन अप। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि ये साइन अप कहाँ से आ रहा है। तो मैं अगर इंडेक्स में जाऊँ और मैं अगर आपको अपना मॉडल दिखाऊँ, जो मेरा साइन अप मॉडल है, उसके एंड में एक बटन है, सबमिट के नाम से एक बटन है और ये फॉर्म है और इसको मैंने एक्शन दिया है साइन अप। तो आप यहाँ पे एक्शन देते हो साइन अप के, जब इस बटन पे कोई क्लिक करेगा तो आपने इस वाले रूट पे आना है और वहाँ से मेथड गेट भी हो सकता है, पोस्ट भी हो सकता है, लेकिन हमने चेक लगाया कि अगर मेथड पोस्ट है तो आप क्या करो कि रिक्वेस्ट मारो फॉर्म को और वहाँ पे जो यूज़र नेम है, यानी आपने इस फॉर्म को रिक्वेस्ट मारना है और ये जो यूज़र है, यूज़र नेम दिस वन,
इसको गेट करो। और द सेम थिंग विद ईमेल, क्योंकि वहाँ पे यानी जब यूज़र में कुछ डालेगा तो उसको स्टोर करो इस वेरिएबल में, ईमेल में ईमेल डालेगा तो उसको स्टोर करो ईमेल में। सो रिक्वेस्ट की मदद से हम HTML के फॉर्म को रिक्वेस्ट मार सकते हैं। अब मेरे पास ये दो चीज़ें होंगे। अब ये दो चीज़ें मैं भेजूँगा अपने साइन अप क्लास को। सो साइन अप क्लास को मैंने यूज़र नेम और ईमेल सेंड किया और पलट के उसने मुझे दिया न्यू साइन अप, ठीक है। सो जब ये क्लास यहाँ पे कॉल होगा तो ये एक्चुअल में यूज़र नेम और ईमेल के नाम से वहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करेगा, जो मैंने यहाँ पे पास कर लिए, ठीक है। ओके, होगा क्या, जब साइन अप आप क्रिएट करते हो तो उसके बाद आप सेशन में ऐड करते हो, ये न्यू साइन अप सेशन में ऐड करते हो और फिर आप इसको एग्जीक्यूट करते हो तो उसके लिए आप कमेंट डालते हो। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जैसे ये हो जाए तो मुझे दोबारा इंडेक्स पे ले जाओ और वहाँ पे एक मैसेज दिखाओ कि यूज़र साइंड अप सक्सेसफुली। अब ये साइन अप मैसेज मैंने दिखाना है इस वाले नेव बार के बिल्कुल यहाँ पे। तो जल्दी से ये मैं कर लेता हूँ। इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, लेट मी चेक द रिकॉर्डिंग। ओके, यानी अब हुआ क्या कि जब अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ यहाँ पे और इस पेज को रिलोड करो तो जैसे मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा इस इंटायर नेव के अंदर जो बटन हमने बनाया है वो है, और इसके अंदर हमने कॉल किया है मॉडल बूटस्ट्रैप का। तो वो पॉपअप हो जाएगा, वहाँ पे दो इनपुट फील्ड है, यूज़र नेम एंड ईमेल। इसमें जो भी आप गेट करोगे इस साइन अप पे हमने वो रूट के अंदर कॉल किया है, एक्शन वहाँ पे हमने दिया है, वहाँ पे डेटाबेस के अंदर हम एक फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। तो इस चीज़ की समझ अगर आ गई है तो जैसे आप ये करोगे तो मैं दिखा देता हूँ। मैं अपनी तरफ से एक डाल रहा हूँ, जैसे कि फरहाद, और उसका ईमेल है farhad@gmail.com। सो जैसे मैं साइन अप पे क्लिक करूँगा तो ये देखो, अब अगर मैं डेटाबेस में जाऊँ और इसको थोड़ा सा रिलोड कर दूँ तो अब देखो, ये देखो फरहाद, ठीक है, फरहाद यहाँ पे आ रहा है और उसका ईमेल भी आ रहा है। ये दो रिकॉर्ड मैंने एक्चुअल में पहले डाले हुए थे। अब देखना, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक मैसेज दिखाई दे कि जैसे ही साइन अप हो जाए तो मैसेज तो दिखाई दे, यूज़र को पता चले। तो उसके लिए हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, बट पहले मैं कमेंट डालूँगा कि साइन अप मैसेज हियर, ठीक है। तो मैं एक चेक लगाऊंगा जिंजर टेम्पलेट का इस्तेमाल करके। इफ़ मैं यहाँ पे देखना जैसे इस रूट पे आता हूँ, यहाँ पे जब साइन अप करने के बाद HTML में जाता हूँ तो मैं एक साइन अप मैसेज वहाँ पे पास कर रहा हूँ। तो इफ़ साइन अप मैसेज अगर ये है देन ओनली आपने ये चीज़ दिखानी है, और उसके बाद इफ़ को एंड कर दो, एंड इफ़। ये जिंजर टेम्पलेट है, अगर आपने पाइथन का कोड HTML में दिखाना है तो आप जिंजर टेम्पलेट यूज़ करता हूँ। अब ये जो अलर्ट है ये भी आपको मिल जाएगा बूटस्ट्रैप से। ये H1 की ज़रूरत मुझे नहीं है, मुझे इसको हटाना है। ये एक क्लास होता है अलर्ट सक्सेस, अलर्ट डिसेबल, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने इसको इग्नोर करना है। लेकिन आपने स्ट्रॉन्ग के अंदर सक्सेस के नाम से कुछ डिस्प्ले करना है और आगे ये चीज़ आपने डिस्प्ले करनी है, एग्जैक्टली यही, ठीक है। बाकी इन चीज़ों को आप देख सकते हो, ये एक्चुअली बूटस्ट्रैप की अलर्ट मैसेज है, नथिंग एल्स। सो जस्ट लेट मी रिलोड द पेज एंड वो मैसेज यहाँ पे आपको आ जाएगा, ठीक है। यूज़र साइंड अप सक्सेसफुली, और ये चीज़ हमने यहाँ पे राइट अप की हुई है, कहाँ पे राइट अप की हुई है, साइंड अप मैसेज के अंदर, और वो भाई साहब यहाँ पे आ रहा है यूज़र साइंड अप सक्सेसफुली। तो ये करने के बाद अब हम बनाएंगे अपना इमेज अपलोड वाला फॉर्म, और जब इमेज कोई अपलोड करेगा तो ये हमारा हो गया साइन अप वाला मैसेज, ये हमारा नेव बार हो गया। उसके बाद हमने ये मॉडल क्रिएट किया पूरा का पूरा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके नीचे एक फॉर्म बनाऊँ और वो फॉर्म मुझे इमेज अपलोड करने का ऑप्शन दे और वहाँ पे बटन हो, जब मैं क्लिक करूँ तो फिर मैं इमेज अपलोड करके उसको यूज़र को दिखाओ। सो लेट्स डू दैट एज वेल। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि मैंने यहाँ पे बहुत सारा कॉपी पेस्ट किया। सो डेफिनेटली ये चीज़ें हमने पहले कई प्रोजेक्ट में भी किए हैं, और तो इसलिए मैं टाइम सेव करने के लिए यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ और बाकी चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो मैंने यहाँ पे अपलोड किया अपलोड इमेज वाला पार्ट।
अब यहाँ पे एक div लिया है, पूरा का पूरा कंटेनर है, ये बूटस्ट्रैप का क्लासेस मैंने दिए हैं, और यहाँ पे स्टाइल मैंने दिया कि इसका बैकग्राउंड का जो भी कलर होगा वो ये होगा, विड्थ 50% होगी, बॉर्डर रेडियस 15 पिक्सल एंड पैडिंग 10%, ठीक है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि अभी अगर मैं ये चीज़ें यहाँ से कट करूँ, ये फॉर्म वगैरह सब कुछ, तो मेरा ये div है, ठीक है, जस्ट ये div है। इसके अंदर एक टाइटल है जो टेक्स्ट सेंटर क्लास मैंने दिया कि यानी जितना भी टेक्स्ट होगा वो सेंटर में होगा। तो चलिए मैं जल्दी यहाँ पे जाके आपको दिखा देता हूँ, इसको रिलोड करके कंटिन्यू कर दूँ, और अब इसकी ज़रूरत नहीं है। सो ये देखो, ट्रांसफ़र लर्निंग इंसेप्शन वर्जन 3। सो ये हमारा कंटेनर है और ये हमने टाइटल दिया था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ और जो चीज़ें मैंने कट किए थे उसको कंट्रोल Z कर दूँ, तो अब ये एक फॉर्म है, पूरा का पूरा फॉर्म, जिसमें एक्शन जो है ना वो मैंने एम्प्टी रखा है। आप अगर चाहो तो यहाँ पे प्रेडिक्ट एक्शन देख सकते हो। मेथड विल बी पोस्ट, एनक्रिप्ट विल बी मल्टी पार्ट डाटा, ये ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ सकते हो। इस पार्ट को अभी के लिए आप इग्नोर कर दो, ये मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। उसके बाद एक लेबल है जिसका नाम फॉर मैंने दिया फाइल इनपुट, फॉर्म लेबल चूज इमेज फाइल, ठीक है। उसके बाद एक div है जिसके अंदर एक इनपुट है, यानी यहाँ पे हम कोई इमेज अपलोड करेंगे, और एक बटन है एक्चुअल में। सो मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं रिलोड करूँगा तो ये देखो अपना ये फॉर्म आ गया। ये चूज़ एन इमेज फाइल जो है ये एक्चुअल में यहाँ से आ रहा है, दिस थिंग, ओके। और ये जो पूरा का पूरा कंटेनर है इसके अंदर दो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ें, चूज़ फाइल, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आप अपने पीसी से आप कोई भी चीज़ उठा सकते हो। और इसके अंदर एक प्रेडिक्ट बटन है, सॉरी नॉट प्रेडिक्ट बटन, इसके अंदर ये दोनों चीज़ें एक ही चीज़ हैं। ये इनपुट है। अब इसका थोड़ा सा इशू आ रहा था तो मैंने ऑप्शनली एक और चीज़ ऐड किया बूटस्ट्रैप का, वो था बटन। यानी अब ये चीज़ इस बटन के अंदर मैंने ऐड किया कि जब ऑन क्लिक होगा तो ये चीज़ कॉल होगा, ठीक है, जस्ट डिज़ाइन को बेटर बनाने के लिए। बाकी स्टाइल आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे स्टाइल दिया हुआ है इस वाले बटन को, इनपुट फील्ड को, और इसमें जस्ट डिस्प्ले मैंने नन रखा है, और इस बटन के अंदर मैंने आई थिंक स्टाइल नहीं की हुई है, बट या दिस इज़ द कोड। और उसके बाद मैंने नीचे ये बटन यहाँ पे ये प्रेडिक्ट वाला बटन है। सो एक्चुअल में दिस चूज़ फाइल, जैसे आप क्लिक करोगे तो जस्ट आप फाइल या वहाँ से उठाओगे, और प्रेडिक्ट बटन पर क्लिक करोगे तो आप बैकएंड में इस इमेज को भेजोगे। यही इसका लॉजिक है। अब आपने एक चीज़ यहाँ पे नोट करना है, ये प्रेडिक्ट इस फॉर्म का, और वन थिंग दिस फाइल नेम, ये नेम, इसी की थ्रू मदद से हम अब ऐप में जाएंगे, एक और रूट बनाएंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, चीज़ों को थोड़ा सा मैं अब यहाँ पे एक और रूट बनाऊंगा। अब इस रूट को समझो, ठीक है। सो ऐप डॉट रूट, और यहाँ पे मैं एक्शन दूंगा प्रेडिक्ट, और मेथड्स दूंगा एक लिस्ट के अंदर, पोस्ट भी हो सकता है, गेट भी हो सकता है। उसके बाद एक फंक्शन बनाऊंगा प्रेडिक्ट, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, जिसके अंदर मैं कुछ करूँगा। अब देखना, और ये फंक्शन का नाम आप चेंज कर सकते हो, इट डजेंट मैटर। अब इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें पेस्ट करता हूँ। सो मैंने क्या किया है, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड पोस्ट देन ओनली प्रोसीड आगे, ठीक है। उसके बाद मैंने चेक मारा कि इफ़ फाइल नॉट इन रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स। अब इस रिक्वेस्ट के अंदर बिल्ट इन क्लास होता है फाइल्स, कि अगर ये फाइल जो हमारे इंडेक्स से आ रहा है, आई मीन दिस फाइल नहीं है। अब यहाँ पे मैं वैलिडेशन लगा रहा हूँ, अभी मैं काम नहीं कर रहा हूँ, जस्ट वैलिडेशन लगा रहा हूँ। इन दैट केस आपने इंडेक्स को ये मैसेज देना है कि नो फाइल पार्ट, बट उसके बाद यानी अगर बिल्कुल सेलेक्ट ही नहीं हुआ है तो फिर आप ये चलाएं। लेकिन अगर यूज़र वहाँ पे कोई अपलोड मारता है तो डेफिनेटली फाइल्स के पास होगा। तो हमने क्या किया, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, और वहाँ से फाइल उठा फाइल में स्टोर करो। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या ये फाइल का जो नेम है वो खाली तो नहीं है, यानी अब इमेज है, लेट से इमेज का नाम है इमेज डॉट png। तो मैं चेक कर रहा हूँ कि इसके पीछे कोई एक्सटेंशन है, दैट्स वाई आई एम यूजिंग दिस एम्प्टी। अगर ऐसा भी है तो फिर आप कहना नो सेलेक्टेड फाइल, यानी फाइल को सेलेक्ट ही नहीं किया है, यानी ये पूरा का पूरा नेम ही नहीं आ रहा है। तो एक्चुअल में अब ये मैसेज हम पहले दिखाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि यूज़र, जस्ट लेट मी शो यू, बट इससे पहले मैं बार बार रिकॉर्डिंग चेक करता हूँ क्योंकि ये समटाइम स्टॉप हो जाता है। ओके, सो मैं अगर यहाँ पे आओ, अब देखना चूज़ फाइल पे मैंने क्लिक किया,
तो अब ये सेलेक्ट हुआ है, लेकिन अगर चूज़ फाइल पे दोबारा क्लिक करो और ये ओपन पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे सेलेक्ट ही नहीं हुआ है कुछ। तो ये इस केस में हम यहाँ पे एक मैसेज दिखाएंगे। सो वो मैसेज दिखाने से पहले मैं आता हूँ इंडेक्स में, वो मैसेज यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। बिल्कुल इस डिव के नीचे वो मैसेज हम दिखाएंगे। आप इस फॉर्म के अंदर भी कर सकते हो। तो अगेन मुझे जिंजर टेम्पलेट का यूज़ लेना होगा। मैं यहाँ पे div डॉट कंटेनर के नाम से बना रहा हूँ और इसके अंदर जिंजर टेम्पलेट का इस्तेमाल करके इफ़ मैसेज, अगर मैसेज आ रहा है तो आप यहाँ पे वो मैसेज दिखा दो, ठीक है। तो इस जिंजर के अंदर मैं पैराग्राफ में जाके मैसेज दिखा देता हूँ। सो अब अगर मैं जाऊँ यहाँ पे, इसको रिलोड कर दो, जस्ट रिलोड कर दो, देन यू वुड सी के चूँकि हमने वो मैसेज यहाँ पे पास ही नहीं किया है। सो बाय द वे वी पास्ड इट। ओके, हमने सेलेक्ट नहीं किया था। बहरहाल जब आप सेलेक्ट करोगे तो ये आपका आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने लॉजिक का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। सो होगा क्या, ये फाइल जब हम रीड कर रहे हैं तो इसके पास डेफिनेटली एक इमेज होगा और उस इमेज को हम रीड करेंगे जिस तरह हमने कोलैब में रीड किया था। तो उसके लिए वही सेम कोड है, बहुत ही सिमिलर है, ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं। सो जस्ट लेट मी कॉपी। मैंने कुछ कोड यहाँ पे कॉपी किया है जो कि मैं पेस्ट करने वाला हूँ। मैंने कहा कि इफ़ फाइल एंड अलाउड फाइल, ये अलाउड फाइल मेरा अपना फंक्शन होगा जो मैं थोड़ी देर बाद बताऊँगा। अगर ये दो है तो आपने ये कोड इम्प्लीमेंट करना है। अब देखना मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं पहले चेक करूँ कि ये सिक्योर है कि नहीं। तो इसलिए फाइल डॉट फाइल नेम, यानी अगर ये दो कंडीशन ट्रू है तो आपने आगे बढ़ना है सिक्योर फाइल नेम। अब यू माइट बी थिंकिंग व्हाट इज दिस सिक्योर फाइल नेम। ये जब आप इमेजेस के साथ डील करते हो या फाइल अपलोड के साथ डील करते हो तो आप चाहते हो कि वो सिक्योर है, वायरसेस तो नहीं है। तो इसके लिए फ्लास्क आपको एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करता है, तो वो जल्दी मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं जल्दी से इसको पेस्ट करता हूँ। आपने करना है फ्रॉम वर्क जियोग डॉट यूटिल्स इम्पोर्ट सिक्योर फाइल्स। अगर ये आपका इंस्टॉल नहीं है, एक्चुअल में आई थिंक ये फ्लास्क के साथ आता ही है, बट अगर आपका ये इंस्टॉल नहीं है तो आपने सिंपली इसको इंस्टॉल करना है, दिस पार्ट पिप इंस्टॉल दिस पार्ट, ओके, नॉट यूटिल्स, जस्ट दिस पार्ट। अब ये सिक्योर फाइल्स यहाँ पे हमने यूज़ किया है, यानी जस्ट यहाँ पे हम कुछ वैलिडेशन लगा रहे हैं। आपने इस कोड से घबराना नहीं है कि इतना सारा कोड कहाँ से आ गया। सो हमने क्या किया, इस पार्ट के लिए भूल जाओ, हमने जस्ट चेक कि अगर इमेज आया हुआ है और वो इमेज जो हमने अलाउड फाइल को पास किया है। अब ये अलाउड फाइल यहाँ पे एक फंक्शन होगा डेफ, ये मेरा अपना कस्टम फंक्शन होगा जहाँ पे मैं इमेज की एक्सटेंशन चेक करूँगा कि PNG है, JPEG है और इसके पास कुछ आएगा। अभी के लिए मैं इसको पास करता हूँ, ठीक है। अगर ये दो है तो आप इस सिक्योर फाइल नेम जो ऊपर हमने इंपोर्ट किया इसको ये फाइल का फाइल नेम पास करो और पलट के जो भी आएगा इसमें स्टोर करो। और इसके लिए मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइब्रेरी भी इंपोर्ट करनी होगी, तो मैं इंपोर्ट OS। मैंने आपको बताया था कि जब इमेज हम अपलोड करते हैं तो उसको हम सेव करेंगे कहाँ पे, स्टैटिक में। सो OS डॉट पाथ डॉट जॉइन स्टैटिक और उसको फाइल नेम दे दूँ और अब ये हमारा फाइल पाथ होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप स्टैटिक क्रिएट कर लेना जिसके अंदर बहुत सारे इमेजेस, अभी करंटली आपके पास कोई इमेज नहीं होगा, बट जब अपलोड करोगे तो वो यहाँ पे स्टोर होगा, क्योंकि फ्लास्क में अगर आपने इमेजेस दिखानी है तो वो स्टैटिक में होनी चाहिए। ये मैंने अपने CNN वाले प्रोजेक्ट में बड़े डिटेल से बताया है। उसके बाद इस फाइल पाथ को हमने सेव किया इस लोकेशन पे, ये लोकेशन है और जो इमेज है इस फाइल लोकेशन पे हमने सेव किया। अब हम क्या करेंगे, इस फाइल पाथ के अंदर जो भी इमेज है उसको हम लोड करेंगे। सो उसके लिए आपको टेंसरफ्लो का ये इमेज इंपोर्ट करना होगा, तो मैं जल्दी से इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ चीज़ें इंपोर्ट करता हूँ, जैसे कि मैंने OS को भी इंपोर्ट किया, टेंसरफ्लो को भी इंपोर्ट किया और टेंसरफ्लो के केरास के प्री प्रोसेसिंग से इमेज को भी इंपोर्ट किया, numpy को भी इंपोर्ट किया, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें मुझे चाहिए। लेकिन ये आपके यहाँ इंस्टॉल नहीं होगी तो आपने जाना है अगेन, आपने यहाँ पे
इंस्टॉल करना है टेंसरफ्लो। टेंसरफ्लो इंस्टॉल करने के बाद आपको इंस्टॉल करना है पिलो। इंटरनली टेंसरफ्लो इसको नीड करता है, यानी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो पिलो इंस्टॉल करने के बाद आपकी ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। अगेन ये इंपोर्ट्स हमने वहाँ पे कोलैब में भी किए थे, सो ये इंपोर्ट्स आपको यहाँ पे भी करने होंगे। बाकी चीज़ें यहाँ पे जो है ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है बट इतने नहीं है। सो एक्चुअल में हमने सबसे पहले यहाँ पे फाइल एंड अलाउड फाइल के मदद से चेक मारा, उसके बाद फाइल को सिक्योर किया। इस पाथ पे मैं इमेज को सेव करना चाहता हूँ, तो सेव किया। सेव करने के बाद अब मैं वहाँ से लोड करना चाहता हूँ इस इमेज की मदद से। अब इस इमेज को मैं पास करूँगा अपने प्रेडिक्टिव एंड डिस्प्ले फंक्शन को, जो हमने ऑलरेडी वहाँ पे बनाया था कोलैब में, और वो पलट के हमें कॉन्फिडेंस दे रहा था एंड प्रेडिक्टेड क्लास दे रहा था। लेकिन वहाँ पे हम डिस्प्ले कर रहे थे, यहाँ पे वो हमें कॉन्फिडेंस लेवल भी बताएगा एंड प्रेडिक्टिव क्लास भी बताएगा, क्योंकि HTML में फ्रंट एंड में हमने ये दो चीज़ें दिखानी है। तो जल्दी से मैं वो फंक्शन यहाँ पे यूटिलाइज करता हूँ, बट उससे पहले मैं इस फंक्शन पे काम करना चाहूँगा। सो मैं इस भाई साहब को यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ। अब देखना यहाँ पे हुआ क्या कि जब हमने यहाँ पे फाइल यानी अगर इमेज आया है और अलाउड फाइल है, यानी ये इमेज हमने यहाँ पे इसको पास किया। एक्चुअल में इसका नाम, अब इमेज किस तरह होता है कि एक उसका नाम होता है फिर उसका एक्सटेंशन होता है, ठीक है। तो मैंने इस इमेज के दो पार्ट्स 0 इंडेक्स पे जो पड़ा है एंड 1 इंडेक्स पे जो पड़ा है, इस डॉट की मदद से ब्रेक किया, इस डॉट की मदद से, ठीक है। यानी ये जो फाइल नेम इस फंक्शन के पास आ रहा है, ये इस डॉट से इस इमेज को ब्रेक करेगा और चेक मारेगा यहाँ पे कि इसके जो इस इंडेक्स पे यानी 1 इंडेक्स पे जो एक्सटेंशन पड़ा है, अगर वो PNG है या JPEG है या JPG है या JPEG है, देन ओनली प्रोसीड। कोई और एक्सटेंशन का ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप और एक्सटेंशन भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सो दिस इंटायर लाइन ऑफ कोड का यही मतलब है। सो ये करने के बाद लाइक दिस, सो ये फंक्शन जस्ट हमारे इमेज को डॉट से ब्रेक करके उसकी एक्सटेंशन यहाँ पे बता रहा है। और ये हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमने इमेज यहाँ पे चेक किया था कि अगर सेलेक्ट नहीं हुआ है यहाँ तक तो फिर तो हम मैसेज दिखाएंगे ये वाला, लेकिन अगर इमेज अपलोड हुआ है तो फिर आपने उसकी एक्सटेंशन यहाँ पे चेक करनी है। उसके बाद आपने ये सारा ऑपरेशन जो है ना परफॉर्म करनी है। सो फाइनली ये इमेज अब हम इस प्रेडिक्ट एंड डिस्प्ले फंक्शन को भेजेंगे, जहाँ पे हमारा मॉडल पड़ा होगा, और वो मॉडल इस इमेज के ऊपर प्री प्रोसेसिंग करने के बाद प्रेडिक्ट करके हमें उसका कॉन्फिडेंस और उसका नेम बताएगा कि ये जो डॉग का इमेज है इस क्लास से बिलोंग करता है। सो वो फंक्शन में यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर। सो मैं एक बार रिकॉर्डिंग चेक करके ऊपर जाता हूँ और इस फंक्शन बल्कि इस रूट से ऊपर यहाँ पे मैं ऐड करूँगा इस कोड को। नाउ इन दिस कोड व्हाट वी हैव डन, द सेम कोड मैंने कोलैब वाला यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है कुछ चेंजेस करके। सबसे पहले मैंने इस फंक्शन को एक इमेज पास किया है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो मॉडल है सेव मॉडल यहाँ पे लोड कर लूँ, ठीक है। ये इस मॉडल्स वाले डायरेक्टरी के अंदर पड़ा है, फाइन ट्यून इंसेप्शन मॉडल जो हमने सेव किया था। आपने अपने ड्राइव से इसको डाउनलोड करना है अगर आपने वो कोलैब नोटबुक रन किया है, और यहाँ पे इसको पेस्ट करना है, ठीक है। मैं मॉडल्स के अंदर जाके जो फाइन ट्यून मॉडल है उसको यहाँ पे लोड किया है विद द हेल्प ऑफ मॉडल डॉट लोड मॉडल क्लास, और मॉडल के अंदर स्टोर किया है। उसके बाद वही सेम इमेज को अरे में कन्वर्ट करना, उसकी डायमेंशन को एक्सपेंड करना, स्केलिंग करना, मॉडल से प्रेडिक्ट करना, आपके पास प्रोबेबिलिटीज़ आ जाएंगे, जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो निकालना, और उसका मैक्सिमम कॉन्फिडेंस लेवल यानी वही सेम प्रोबेबिलिटी निकलवा लेना। लेकिन हमने यूज़र को नेम दिखाना था, तो उसके लिए मुझे चाहिए था क्लास लेवल्स, और उसका मैंने अपनी तरफ से एक लिस्ट बना लिया जो कि ये है क्लास लेवल्स। और उसके बाद मैंने उसका नाम निकलवा के प्रेडिक्टेड क्लास नेम है। सो ये फंक्शन मुझे पलट के दो चीज़ें देगा। इस इमेज के लिए जो यूज़र ने अपलोड किया है उसके लिए डॉग की क्लास, ये इस ब्रीड से बिलोंग करता है, और उसका प्रोबेबिलिटी लेवल और कॉन्फिडेंस लेवल, और ये फंक्शन हमने यहाँ पे कॉल किया है, ठीक है, यहाँ पे। और पलट के ये दो चीज़ें मेरे पास आ रही हैं। अब ये दो चीज़ें मैं भेजूँगा कहाँ, अपने रेंडर टेम्पलेट की मदद से index.html को, index.html, और उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगा predicted class will be equal to predicted class, और confidence level will be equal to confidence, या actual will be some like similar। मैं एक और बनाऊँगा actual, हमारे पास अभी नहीं है तो हम यही पास करेंगे actual, sorry not actual, predicted class,
लाइक दिस। सो एक्चुअल क्लास बी मॉडल का प्रेडिक्टेड क्लास होगा और जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है वो भी यही होगा। कॉन्फिडेंस विल बी दिस। सो आई थिंक ये चीज़ है। और एक और चीज़, मैंने वो इमेज भी आगे भेजनी होगी और वो इमेज कहाँ पे है, इस फाइल पाथ के पास है। सो मैं ये यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, विल बी इक्वल टू फाइल पाथ, ठीक है। अब मैंने अगर एक्सेस करने हैं तो मैं इन वेरिएबल को यूज़ करूँगा इंडेक्स में, ठीक है। सो मैं ये सारे के सारे वेरिएबल अब इंडेक्स में दिखाऊंगा। सो जल्दी मैं वो कर लेता हूँ। सो अगर मैं इंडेक्स में जाऊँ और उससे पहले रिकॉर्डिंग भी चेक करो तो ठीक है, बढ़िया है। सो अब यहाँ पे देखना, मैंने एक्चुअल में इस कंटेनर के अंदर चीज़ें दिखानी थे जो बैकएंड से आ रहे थे, यानी इमेज, मैसेज, प्रेडिक्टेड क्लास, एक्चुअल क्लास, कॉन्फिडेंस। सो वो कोड मैंने कॉपी पेस्ट यहाँ पे करनी है। सो वही सेम कंटेनर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का सेम वही एक कंटेनर है। फिर उस कंटेनर में मैंने बैकग्राउंड उसका ब्लैक किया, कलर वाइट किया, विड्थ 50%, बॉर्डर, हर चीज़ यहाँ पे मैंने ऐड किए हैं। उसके बाद वो मैसेज मैंने ऐड किया कि अगर इमेज अपलोड नहीं हुआ है तो वो जो पहले वाले चेक्स या वैलिडेशन हमने लगवाए थे वही होंगे। बट अगर इमेज अपलोड हुआ है और ये जो इमेज पाथ था, आई मीन दिस वन, एक्चुअली ये अब मैं इसको इमेज पाथ ही कहूँगा, इमेज पाथ, ठीक है। अगर ये इमेज पाथ है तो फिर आपने एक और डिव ऐड करना है, रो, फिर उसके अंदर आपने एक वो जो अलर्ट मैसेज था, आई थिंक दिस अलर्ट मैसेज अभी के लिए हमारे पास नहीं है। ये इस ईमेल जब हम भेजेंगे तब हम करेंगे, अभी को मैं इसके लिए यहाँ से हटा देता हूँ। फिर उसके बाद मैंने वो इमेज दिखानी थी, तो जस्ट गिव मी सेकंड, यहाँ पे लाइक दिस। ये एक डिव हो गया इमेज वाला। इमेज पाथ यहाँ पे मैंने दी है, ठीक है, सेम दिस पाथ। लेट मी कॉपी एंड पेस्ट। और उसके बाद दूसरे में मैंने दिखाया है एक्चुअल लेबल, जो एक्चुअल लेबल हमारे पास आ रहा था, प्रेडिक्टेड लेबल और कॉन्फिडेंस। और ये नेम मैं जल्दी से चेक कर लेता हूँ। हमारे पास एक्चुअल क्लास है और प्रेडिक्टेड क्लास है एंड कॉन्फिडेंस है। सो मैं एग्जैक्टली इन्हीं को यूज़ करूँगा, एक्चुअल क्लास, प्रेडिक्टेड क्लास एंड एक्चुअल क्लास, प्रेडिक्टेड क्लास एंड कॉन्फिडेंस। सो ये अपना कॉन्फिडेंस होगा। उसके बाद मैंने इस इफ़ को यहाँ पे एंड किया। सो होगा क्या, जब हम इमेज अपलोड करेंगे, प्रेडिक्ट पे क्लिक करेंगे और बैकएंड में ये सारा प्रोसेस होने के बाद होगा तो हमारे पास इमेज आके यहाँ पे वो इमेज जो है ना डिस्प्ले हो जाएगा और उसके नीचे एक्चुअल लेवल, प्रेडिक्टेड लेवल एंड उसका कॉन्फिडेंस भी हमने डिस्प्ले करके दिया। इस इंटायर कोड का यही मतलब है। अब जल्दी से मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ, फिर हम वो जो ईमेल अलर्ट मैसेज था उस पर काम करेंगे। सो मैं आता हूँ यहाँ पे और इसको रिलोड करके अब मैं चूज़ फाइल करता हूँ, कोई भी इमेज यहाँ पे डाल के प्रेडिक्ट पे क्लिक करता हूँ। दिस साइट कांट बी रीच, आई थिंक कनेक्शन यहाँ पे मुझे इसको दोबारा रन करना होगा। बट रन करने से पहले मैं एक बार देखना चाहूँगा कि यहाँ पे मैंने प्रेडिक्ट दिया था विच इज़ ओके, और यहाँ पे भी प्रेडिक्ट है विच इज़ ओके। और इस इफ से बाहर मैं एक और काम करूँगा, रिटर्न रेंडर टेम्पलेट डॉट इंडेक्स डॉट HTML, ये भी ज़रूरी था। सो मैं एक बार फिर से इस इंटायर कोड को रन करता हूँ क्योंकि वो कनेक्शन क्लोज हो चुका था। सो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है URL प्रोवाइड करने में। तो अब मैं इस URL पे क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद मैं एक इमेज यहाँ पे अपलोड करता हूँ। ये वाला इमेज मैंने अपलोड किया, प्रेडिक्ट पे क्लिक किया। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि वो जो फंक्शन हमने कॉल किया था हम मॉडल एक्चुअल में उसी के अंदर लोड कर रहे हैं।
सो वो 2 GB का मॉडल है, थोड़ा सा टाइम लेगा। सो ये रिज़ल्ट आ गया अपने पास। जर्मन शेपर्ड मॉडल ने अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट किया है और ये इसका कॉन्फिडेंस स्कोर है। सो ये काम कर रहा है। अब हमारा रह गया यहाँ पे ईमेल मैसेज वाला, कि जब हम इमेज अपलोड करेंगे और हमारा मॉडल बताएगा कि ये जो इमेज है ये इस क्लास से बिलोंग करता है, तो इस वेबसाइट का जो ओनर होगा, यानी ये आप किसी के लिए बनाओगे, यानी जिसकी डॉग ब्रीड पूरी वो है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है या उसकी जो भी है उसके लिए आप बनाओगे, तो वो जब इमेज अपलोड करेगा वो उसको हम ईमेल पे मैसेज भी करेंगे, एक रिपोर्ट भेजेंगे अलर्ट के लिए। तो वो काम अब हम यहाँ पे करेंगे। सो अगर आपने फ्लास्क में ईमेल मैसेजेस के साथ डील करनी है तो उसके लिए आपको जाना होगा और एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होगी। मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और टर्मिनल को ओपन करके यहाँ पे पिप इंस्टॉल फ्लास्क, सॉरी कैपिटल में flask_mail, आपने ये लाइब्रेरी डाउनलोड करनी है, फ्लास्क मेल। ठीक है, ये डाउनलोड करने के बाद अब आपने बिल्कुल ऊपर जाना है और यहाँ पे एक इंपोर्ट मारनी है कि फ्रॉम फ्लास्क मेल इंपोर्ट मेल एंड मैसेज। अब यहाँ पे आपने कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है। सो जिस तरह हमने डेटाबेस के लिए कॉन्फ़िगरेशन किए थे, यहाँ पे बिल्कुल इसके नीचे हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जल्दी। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पेस्ट करता हूँ कॉन्फ़िगरेशन ईमेल का। सो मैंने पेस्ट किया। अब यहाँ पे मेल आपने अगेन app.config के अंदर मेल सर्वर जो रखना है वो है smtp.gmail.com। मेल पोर्ट आपने एग्जैक्टली यही रखनी है। यूज़र नेम यानी सेंडर ईमेल, जिस ईमेल से आप भेजना चाहते हो, आपका कोई भी ईमेल यहाँ पे आप डाल सकते हो। ठीक है, और उस ईमेल का पासवर्ड। लेकिन इसमें एक इशू है, वो मैं थोड़ी देर बाद सॉल्व करके देता हूँ। और जो यूज़ TLS है उसको फॉल्स रखो एंड SSL को ट्रू रखो। दिस आर सम कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद जो हमने मेल इंपोर्ट किया था उसके अंदर आपने ऐप देनी है और एक मेल ऑब्जेक्ट बनानी है। अब इस मेल ऑब्जेक्ट की मदद से हमने जाना है नीचे। अभी के लिए इस पार्ट को भूल जाओ, ये हम थोड़ी देर बात करेंगे। लेकिन मैंने आना है, ये मैसेज मैं कब पास करूँगा, जब मुझे पलट के ये दो चीज़ें मिल जाए। तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें करूँगा, अलर्ट मैसेज बना के उसके ईमेल पे सेंड करूँगा। सो मैं वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ। सो फोकस ऑन दिस पार्ट। नाउ इन दिस पार्ट जो हमने मैसेज इंपोर्ट किया था उसके अंदर हमने टाइटल बनाया डॉग ब्रीड अलर्ट, ये ईमेल का होगा टाइटल। और सेंडर का ईमेल जो ऊपर आपका ईमेल था वही एग्जैक्टली आपने यहाँ पे भी डालनी है जो कॉन्फ़िगरेशन में हमने दिया। और रिसीवर का ईमेल रेसिपिएंट्स, ये भी रिसीवर का ईमेल होनी चाहिए। अब ये एग्जैक्ट ईमेल होनी चाहिए, यहाँ पे मैंने जस्ट रिसीवर नाम दिया है ताकि मैं अपने ईमेल आप लोगों को ना दिखा सकूँ। ये इसका ऑब्जेक्टिव था। बाकी मैं इनको चेंज करूँगा थोड़ी देर बाद, जो मेरे ईमेल्स है वो यहाँ पे डालूँगा। आपने एग्जैक्टली वही ईमेल यूज़ करने हैं। उसके बाद मैसेज डॉट बॉडी के अंदर जाके आपने ये कंप्लीट बनानी है, क्या कहते हैं, रिपोर्ट मैंने बनाया है। सो ये मैंने कुछ लिखा है, फिर बीच में मैंने वो प्रेडिक्टेड क्लास भी सेंड करनी थी, उसका कॉन्फिडेंस भी मैंने सेंड करना था। सो ये चीज़ें मैंने जस्ट एक कंप्लीट रिपोर्ट बना लिया है। सो ये मैसेज की बॉडी होगी और उसके बाद मैंने मेल को सेंड किया, यानी इस मैसेज को। ये मैसेज था, इसकी बॉडी बना ली, ये उसका पूरा टाइटल था, ये उसकी बॉडी थी और अब मैंने सेंड किया। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ये पास हो जाए तो ये मैसेज मैं आगे भेजूँ, Ctrl+C Ctrl+V विल बी इक्वल टू दिस मैसेज। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज अब मैं यहाँ पे दिखाऊँ कि हमने मेल भी कर दिया। ठीक है, सो ये मैसेज मैं एग्जैक्टली कहाँ पे दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे इस रो के अंदर भी मैं क्लास ऐड करूँगा, क्लास टेक्स्ट बूटस्ट्रैप का क्लास ऐड करूँगा, सेंटर एंड पेस्ट। ये हमारा होगा अलर्ट मैसेज, बट आपको ये दिखाना है कुछ इस तरह। अब मैं दिखा देता हूँ कि ये किस तरह काम करेगा।
याद रखना जो आपके ईमेल है सेंडर वाला वो भी एग्जैक्ट ईमेल होना चाहिए, रिसीवर का भी, और जो पासवर्ड है वो थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। सो चलिए पहले एक मसले को हल करते हैं, उसके बाद इस कोड को हम रन करते हैं। सो मैंने अपना जीमेल ओपन किया है और अब मैं यहाँ पे आके जो अपना जीमेल है उसको ओपन करता हूँ। तो मैं जाता हूँ मैनेज योर गूगल अकाउंट पे। यहाँ पे अपने आना है सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में आने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करके पहले काम ये करना है कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन को आपने ऑन करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे आप अपना पासवर्ड देना, वहाँ पे आपने अपना नंबर देना है और इस स्टेप को आपने ऑन करना है। जैसे आप ये ऑन करोगे उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपने इस सर्च पे आना है और यहाँ पे लिखना है ऐप पासवर्ड्स। सो ये जो ऐप पासवर्ड्स है इसको आपने ओपन करना है। यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड देख के नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे ये देख सकते हो मैंने एक ऑलरेडी बनाया है, लेकिन यहाँ पे आप कोई भी एक टाइटल दे दो, ठीक है, जैसे कि कोडिंग। जैसे आप ये दोगे तो यहाँ पे ये क्रिएट बटन ऑन हो जाएगा, इस पे आपने क्लिक करना है। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद आगे आपको एक पासवर्ड मिलेगा, बना बनाया पासवर्ड, एप्लीकेशन स्पेसिफिक पासवर्ड होता है, कुछ इस तरह दिखाई देता है, ठीक है। आपने एग्जैक्टली वही कॉपी करके जो ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त मैंने आपको पासवर्ड बताया था वहाँ पे आपने पेस्ट करना है। अब मैंने हर चीज़ सेट की हुई है, लेकिन याद रखना ऊपर कॉन्फ़िगरेशन में सेंडर ईमेल और उसका यही पासवर्ड जो अभी हमने क्रिएट किया, ठीक है, ये चीज़ें आपने डालनी है। और नीचे इस फंक्शन के अंदर ये और प्रेडिक्ट को मैंने होम कर दिया, ठीक है, ये कोड मैंने चेंज कर दिया, कुछ चेंजेस मैंने की हुई है, बाकी सेम है, जस्ट इस फंक्शन का नाम मैंने चेंज किया। इसके नीचे मैं दिखा नहीं सकता, आपका सेंडर ईमेल ऊपर जो हमने कन्फिग किया था वही सेम, और रिसीवर का आपका कोई ईमेल अगर है तो वो आपने रेसिपेंट में मैसेज के बॉडी में टाइटल में जो रेसिपेंट था वहाँ पे आपने वो देनी है, ठीक है। उसके बाद आप इस कोड को अगेन रन कर सकते हो। सो लेट मी रन इट। यहाँ पे देखना वो पहले अपलोड इमेज वाला ऑप्शन आ रहा है क्योंकि यहाँ पे चूज़ फाइल नहीं हुआ है, लेकिन जब आप चूज़ करोगे, ये मैंने सेलेक्ट किया, प्रेडिक्ट पे क्लिक किया, तो थोड़ी देर बाद ये आपको दिखाएगा पूरा का पूरा रिजल्ट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्चुअल प्रेडिक्टेड कॉन्फिडेंस, लेकिन इससे पहले अलर्ट मैसेज हैज़ बीन सेंड टू द डॉग ब्रीड कीपर। तो अब मेरा जो रिसीवर ईमेल है मैं उसको ओपन करता हूं और देखता हूं कि क्या वो जो हमने एक बॉडी बनाया था वो हमने उसे सेंड किया या नहीं। तो मैं यहाँ पे आके मेरा जो दूसरा ईमेल है रिसीवर का जो मैंने दिया था उसको ओपन करता हूं यहाँ पे, और फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ रहा है। ना यहाँ पे देख सकते हो कि हमने अपने रिसीवर को ये सारा का सारा रिपोर्ट पास किया हुआ है। सो ये था कंप्लीट प्रोजेक्ट। अब साइन अप में एक बार दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे कि कोई यूज़र है और ये उसका ईमेल है @gmail.com समथिंग लाइक दिस। साइन अप पे क्लिक करोगे तो ये आपका साइन अप भी हो जाएगा। आप डेटाबेस में इसको व्यू कर सकते हो, मैं दिखाना चाहूँगा। सो ये देखो यहाँ पे हमने ये सारे ईमेल यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। सो इट्स वर्किंग। एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना, यहाँ पे सेंडर ईमेल होनी चाहिए और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया वो पासवर्ड भी यहाँ पे आपने डालनी है, ठीक है। ये पहला काम आपने करना है। उसके बाद बाकी चीज़ें एज इट इज़ आपने रखनी है, और नीचे आपने जो चेंजेस करनी है वो है कि यहाँ पे आप रिसीवर ईमेल दे दो, ठीक है। वहाँ पे वही सेम सेंडर वाला, लेकिन यहाँ पे आपने रिसीवर वाला देना है। सो ये था प्रोजेक्ट। अगर आपको प्रोजेक्ट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें।